सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या पढ़ लिया जाए। महेंद्र सिंह धोनी से यही प्रश्न पूछा गया कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, चाहे खेल की हो या प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता ही है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा अगर साल भर खेले हो तो एक दिन नहीं खेलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साल भर नहीं खेले हो एक दिन खेलोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई की है, और पढ़ाई तो वैसे आपका स्टैंडर्ड क्या है, 10th कक्षा 10 ही तो है। जब मैट्रिकुलेशन आपका स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब है कि पढ़ाई तो आपने बहुत पहले ही कर ली है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आ जाओ बेटा। और दूसरी चीज़, जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप अपनी औकात में शुरू से ही रहें, क्योंकि वहाँ जितने लोग हैं वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, सेलेक्ट करने के लिए तो बैठे ही नहीं हैं। यूपी पीसीएस की सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ इंटरव्यू बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करता है। 100 नंबर्स में वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं, पहले हुआ करता था। अब इंटरव्यू इतना मेजर रोल प्ले करने नहीं जा रहा है कि आप बाहर हो जाएं। अगर आपने मेंस ठीक ठाक लिखा है, और मेंस में सफलता का जो रहस्य है वो सिर्फ इतना है कि अगर 20 क्वेश्चंस आपने ठीक से प्रॉपरली हैंडल किया है तो आप किसी भी कीमत पर प्रतियोगिता से बाहर नहीं होने जा रहे हैं। अगर आपने 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने में किसी ने 16 किया है, 17 किया है, 18 किया है, 19 किया है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसको इंटरव्यू पूरी शिद्दत से देना चाहिए, देना सबको है, लेकिन शिद्दत का मतलब है कि हमें लास्ट मोमेंट तक ये नहीं सोचना है कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये बाद की बात है। तेरे वादे का तू जाने, मेरा इतना इरादा है जब ये सांस टूटेगी तभी आस टूटेगी। लास्ट मोमेंट तक आपको गिव अप नहीं करना है, जैसे दुष्यंत कुमार सिंह ने नहीं किया, जैसे मालवीय जी ने नहीं किया। आपको हैमरिंग की जाएगी, आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाया जाता है। पता चला आप पता नहीं किस क्षेत्र विशेष से बिलोंग करते हैं, किसी जाति विशेष से बिलोंग करते हैं। जिस तरह से नेता राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रामचरितमानस में ये प्रॉब्लम्स है, इसको निकाल के बाहर कर दो। पता चला आप उसी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो आप सरकार कैसे लीड करेंगे? क्योंकि ये क्षेत्र तो बहुलतावादी है। जिस डेमोग्राफी में आपका नियुक्ति होगी, हो सकता है आपकी क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, भाषा विशेष का प्रतिनिधित्व ना हो, और आप पर जातिवादी होने का एक बार अगर ठप्पा लग गया तो जीवन पर्यंत चलेगा, इसका पीछा आप छुड़ा नहीं पाइएगा। इसलिए आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, और प्रशासनिक अधिकारी की 3 विशेषताएं होती हैं। न्यूट्रलिटी, वो न्यूट्रल रहता है हर परिस्थितियों में, वो नेता की तरह उलट उलट के नहीं बोलता। और दूसरी बात, इसमें मेरिट की तो परीक्षा होती ही नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आईएएस पीसीएस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो हमको लगता है कि आप मूर्खता कर रहे हैं ये बात जान करके। सबसे कम कौन जानता है? हमारे नेताजी। चाय बेचने वाला क्या है आजकल? हमारा आपका भाग्य निर्धारित कर रहा है ना। भाई एवं बहनों, आज रात 8 बजे के बाद उसने बता दिया कि हम आरबीआई के नोट भी बंद कर सकते हैं। उसने पहली बार बताया प्रधानमंत्री की ताकत क्या होती है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, सब तो अपनी ताकत नहीं पहचान पाए। पाकिस्तान आज भारत को सिखा रहा है संविधान किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं। वो दोनों तरफ से मार आया, नीचे से भी ऊपर से भी। क्या बता दिया उसने? सठा साठम समाचार, जो जैसा है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक पुल के रूप में। अगर उनको मेरिट की आवश्यकता होती तो एम्स के बच्चों को सेलेक्ट कर लेते, आईआईटी के बच्चों को सेलेक्ट कर लेते, आपकी क्या जरूरत थी? जो पीएचडी कर रहा है हिस्ट्री में, उसको सेलेक्ट कर लेते। उनको तो नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब हिस्ट्री में जो पीएचडी कर रहा है, अब वो पता चला हड़प्पा सभ्यता पे कोई सेमिनार चल रहा है, नेताजी जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता छोड़ करके किसी और सभ्यता के बारे में बोल रहे हैं, माया सभ्यता के बारे में बोल रहे हैं। अब हिस्ट्री वाला टोक देगा नेताजी सब गलत बता रहे, तो नेताजी को अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा। लेकिन अगर वहीं प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे जिस सभ्यता के बारे में बता रहे हो, आपको संभालना पड़ेगा। मुस्कुराइए, नेताजी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आईएएस की जो मेरिट जाती है वो 55% टॉपर्स की जाती है, और जो सिलेक्शन का लास्ट रेशियो है वो 33% है। आइए यूपी पीसीएस की ही बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस की भी मेरिट जो जाएगी वो मैक्सिमम 60% जाएगी या 65% जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल 60% नहीं जाएगी।
तो यहां जनता क्या है? मूर्ख है। नेता हमारे मूर्ख हैं और रजिया गुंडों में फंस गई। उनको कम मूर्ख की तलाश है जो कनेक्ट हो सके सब पढ़े लिखे लोगों से, और सब पढ़े लिखे लोगों से इसलिए आईआईटी का बंदा क्या करता है? मानविकी का सब्जेक्ट लेता है। जानता है हिस्ट्री हमको आती नहीं, पढ़ लेंगे तो कम मूर्ख सिद्ध होंगे। पॉलिटी आती नहीं। सिलेबस आपका इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रेशर लेकर के इंटरव्यू बोर्ड में बिल्कुल मत जाइए, और आपका काम तुरंत बन जाएगा अगर आपने बोर्ड को हंसाने का कोई मौका ढूंढ लिया। एग्रेशन में तो बिल्कुल मत जाइए, कभी पटक के मार देंगे। एग्रेशन मत निकालिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, लेकिन जब जरूरत हो, पता चला किसी की मृत्यु की बात चल रही है, आप मुस्कुराए जा रहे। ये फैसिलिटी आपको दी जाती है कि आप अपनी प्रायोरिटी तय करें, और इंटरव्यू जो यहाँ मॉक सेशन से आप गुजरिएगा, इससे 10 टाइम्स बिलो स्टैंडर्ड करके कमीशन आपका धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाता है। जब वो जानता है कि बहुत सहज है, तब आपके सामने ऐसी चुनौती रखी जाती है कि आप फ्रस्ट्रेट हों। आप देखेंगे कई लोग आते हैं सर पीटते, अरे हमारा इंटरव्यू एकदम खराब गया, सिलेक्शन में टॉप लिस्ट में। क्यों? क्योंकि पेशेंस टेस्ट किया गया उस व्यक्ति का, और उसने पेशेंस लूज नहीं किया। भले ही बाहर आकर के बताया हो कि यार हमसे हमारे अनुसार प्रश्न नहीं चला। और कुछ लोग बहुत इजी गोइंग चले जाते हैं और उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है, नंबर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसी अनकंडीशनल रखी नहीं गई शर्तें जिसको ओवरकम कर सके। जितना कठिन से कठिन सवाल पूछा जाए उसको वरदान समझिएगा अपने लिए। इसका मतलब इंटरव्यू बोर्ड आप में कुछ चुनौती देख रहा है जिसका समाधान आपसे चाहता है। सभी पीसीएस बनना चाहते हैं, इसलिए पीसीएस बनना कठिन है। अगर सब पीसीएस बनना ना चाहते तो इससे सस्ती और सरल प्रक्रिया वाली कोई प्रक्रिया थी ही नहीं। इसीलिए इसे रैट रेस कहते हैं। इसमें जीतने वाला भी चूहा ही होता है और हारने वाला भी। आप मेरे उदाहरण से बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कम करके आंक रहा हूं ना। पता चला कल आपका सिलेक्शन हो गया, तुरंत एक FIR हमारे खिलाफ लॉन्च कराया कि ये बहुत बोल रहे थे हमारे खिलाफ। ये मेरे कहने का उद्देश्य नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप इस प्रक्रिया में जितना कम तनाव लेंगे उतना ज़्यादा आपका व्यक्तित्व वहाँ निखर करके आएगा। जितने प्रश्नों पे सॉरी बोलना पड़े, कभी भी अंदर से आप एजिटेट मत होइएगा कि अरे हम तो सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। अरे सॉरी बुलवाया ही जाता है वहाँ पर। मैं जानता हूँ पंकज सिंह हम लोगों के गुरु थे। 45 मिनट उनका इंटरव्यू बोर्ड था अनिल सिंह यादव का, और वो व्यक्ति मुझे लगता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे सॉरी नहीं बोलता था, इतना ज़बरदस्त कमांड था। और उनका 2000 में सिलेक्शन हुआ था। 2000 में आपको पता हो तो 1034 सीटें आई थी। 45 मिनट उनका इंटरव्यू चला था और एक बार भी सॉरी नहीं बोले थे। इतना बेसुरा गाते थे कि उनसे कहा गया राष्ट्रगान आता है, कहा लयबद्ध, कहा कितनी देर में गा सकते हो, कहा 52 सेकंड में। कहा गा सकते हो, कहा हाँ सर। उठा और शुरू हो गया। इतना बेसुरा गा रहा था कि अनिल सिंह यादव का बैठ जाओ तुम। कहा सॉरी सर, मैं बिना कंप्लीट किए बैठूंगा नहीं। उनको झेलना पड़ा 1 सेकंड। उसके बाद पूरा बोर्ड इस बात पर टिक गया कि कितने क्षेत्र हैं, कितनी बार जय है, कितनी बार हे है, कितने नदियों का जिक्र है। इस पर प्रश्न चलता रहा कि इससे सॉरी तो बुलवा के छोड़ेंगे। शास्त्रीय संगीत में प्रवेश किया, वंदे मातरम में प्रवेश किया, वहां के सारे क्षेत्र और नदियों का नाम पूछ डाला, सब जान लिया उसने। और जिस प्रकार की सरकार है, हो सकता है इन सारे प्रश्नों से आपको सामना करना पड़े। राष्ट्रीयता एक चरित्र उछाला जा रहा है, तो राष्ट्रीय चरित्र का पहला शर्त क्या है कि संविधान आपकी गीता है, संविधान आपका बाइबल है। आपके लिए राष्ट्रीयता क्या है? पॉलिटी क्यों पढ़ाई जाती है? पॉलिटी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप अपने संविधान में पहले से ही परिचित होकर के जाएं। और संविधान में परिचित इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? व्हाट इज द हिस्ट्री पूछा जाएगा। जिस चीज़ का इतिहास नहीं होता उसका समाधान नहीं होता है। कोरोना का इतिहास नहीं था तो वैक्सीन भी नहीं थी। आप डीएसपी बनोगे, किसी को अरेस्ट करोगे, और अरेस्ट करने के बाद क्या पूछोगे? पहली बार चोरी किया है कि पूरा खानदान चोर है? क्या ढूंढ रहे हैं? हिस्ट्री। आप लोगों को प्रॉब्लम है। जितने आईएएस लोग हैं उनको प्रशिक्षण के बाद जेएनयू डिग्री देता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों देता है? इसीलिए देता है कि जेएनयू एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है भारत का जिसमें केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हिस्ट्री की क्लास में जाना है और बताना है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन हिस्ट्री।
आपको पता है केमिस्ट्री की पहली पीएचडी कौन थी? भानुमति। भानुमति ने अपने 2 महीने के बच्चे को मात्र 2 घंटे के अंदर 25 साल का जवान बना दिया। और सैद्धांतिक रूप से केमिस्ट्री ये मानती है कि किसी को यदि उचित पर्यावरण दिया जाए, उचित केमिकल रिएक्शंस कराए जाएं, तो निश्चित रूप से 2 घंटे में 2 महीने के बच्चे को 25 साल का जवान बनाया जा सकता है। और ये सारी बातें कह कौन रहा है? डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद साहब। वेद इज प्योर लिटरेचर ऑफ साइंस। हमने इस पे रिसर्च करना छोड़ दिया है। हमारा इतिहास लिख किसने दिया? एक जर्मनी से आया हुआ नौकर मैक्स मूलर, उसने हिस्ट्री लिख दी। और जब उसने हिस्ट्री लिखी तो किसके कहने पर लिख दी? अंग्रेजों के कहने पर लिख दी। और अंग्रेजों को जो सूट करेगा वही तो हिस्ट्री लिखेगा वो। और अंग्रेजों को सूट क्या करेगा? नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हमारी विविधता में एकता हो गई तो हम क्या बन जाएंगे? सुपर पावर। अमेरिका में एक नारा चला था, अमेरिकन वी अमेरिकन फर्स्ट। पहले अमेरिकन है, बाद में फिर कोई और है। और अपने यहां चल क्या रहा है? प्रॉब्लम क्या है? हम पहले इस जाति के हैं, फिर भारतीय हैं। अरे पहले भारतीय हैं ना। अमेरिका में चले जाओगे तो किसी से कोई किसी की जाति नहीं पूछता, होम सिकनेस होती है। चाहे तमिलनाडु का हो, तमिल बोलता हो, हमको तमिल ना आती हो, लेकिन गले लग जाएंगे कि चलो कोई इंडियन दिखा तो। ये होम सिकनेस होता है। यही इंटीग्रिटी आपकी तलाशी जाएगी। और इंटरव्यू बोर्ड में जितना सहज होकर के जाइएगा, पढ़ करके जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। चूँकि आप लोग इतना पढ़ते आए हैं कि आप लोग पढ़ते नहीं होंगे तो सर में दर्द होता होगा कि अरे आज तो कुछ खुराक मिली नहीं। ये अच्छी आदत है, लेकिन उस आदत से ओवरकम करने का तरीका है। याद रखिएगा, हमेशा जो लर्निंग होती है ना, जो स्टडी होती है वो लर्निंग देती है, और लर्निंग हमेशा सक्सेस देती है। तो अब आपका समय जो है वो इंटरेक्शन का है कि आप दबाव में कैसा व्यवहार करते हैं। 5 लोग हैं, आपको अकेला घेर लिया है, यही तो आपको जाकर के समाज में करना है। आप पता चला डिप्टी एसपी हैं, सामने मॉब जो है लेकर के अद्धा खड़ी है, आपका विरोध कर रही है कि यहाँ से चले जाइए नहीं तो आपको हम मार देंगे। ऊपर से नेता का आदेश आ रहा है कि डिप्टी एसपी हमारी जात के लोग हैं, यहाँ जो है आप लाठीचार्ज बिल्कुल मत कराइएगा। अब आपको निर्णय लेना है, कैसे लीजिएगा? नेताजी के कहने पर लीजिएगा, जनता के दबाव में लीजिएगा, या अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करिएगा। इसीलिए आपको चुना जा रहा है। आपको भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी दी जाती है, सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी जाती है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे निर्णय किन कालखंडों में लिए गए इसकी जानकारी दी जाती है। उनको आप आधार बना करके जब कोई निर्णय लेते हैं तभी आप प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। क्योंकि संविधान न तो किसी नेता को याद है, न उससे हम उम्मीद करते हैं। न संविधान इस देश की जनता को याद है, न मुझे उम्मीद है कि वो याद करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने कंधे पर अगर लेना चाह रहे हैं तो चुनौती भी आप ही को उठानी पड़ेगी। और अगर चुनौती आपको उठानी पड़ेगी तो 3-4 चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको तैयार करके ज़रूर जानी चाहिए। बीजेपी का शासनकाल है तो पहली उम्मीद तो ये है कि आपको जनगण मन अधिनायक जय है पता हो, कब गाया गया है। दूसरा, कितनी देर में गाया जाता है, मैंने उसका जिक्र कर ही दिया, 52 सेकेंड में। और तीसरा, इसके कुछ फीचर्स देख लीजिए, कितनी बार जय है, कितनी बार हे है, कितनी बार नदियों का जिक्र है, कितने क्षेत्रों का जिक्र है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप देख लीजिएगा वंदे मातरम किन परिस्थितियों में लिखा गया, क्योंकि आप परिस्थिति के मालिक बनने जा रहे हैं। विधानसभा से जो भी कानून पास होगा आपकी कलम से आगे बढ़ेगा। तो यू आर गोइंग टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑफिसर उसको कहते हैं जो किसी चीज़ पर अधिकार कर लेता है। तो आप अधिकार करने जा रहे हैं, और अधिकार वही करता है जिसके पास समझदारी होती है। परीक्षा में बहुत सारे लोग बैठेंगे, सफल वही होगा जिसमें उस व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। अब तीसरा हम लोगों को क्या करना है? एक तो जनगण मन हो गया, वंदे मातरम, ये देख करके जाना है। तीसरा हम लोगों को देख करके जाना है प्रियम्बल। बिना प्रियम्बल के मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस ऐसा कभी हुआ हो कि प्रियम्बल से क्वेश्चन ना आए हों। और आप लास्ट स्टेज में हैं, अगर इस पर सॉरी बोल दिए तो मुझे लगता है कि अच्छा में अपराध हो जाएगा। प्रियम्बल हो सके तो याद कर लीजिए,
और अगर याद न हो रहा हो तो उसके सारे फीचर्स के बारे में अच्छे से परिचित हो जाइए, और कुछ चीज़ें बताइएगा तो सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। इसलिए एनसीईआरटी की हर किताब में प्रियम्बल जरूर होता है, तो प्रियम्बल तो रट के जाइएगा। और प्रियम्बल हो गया, जनगण मन अधिनायक हो गया, और आपका राष्ट्रगीत हो गया। 3 चीज़ें हो गई। कुछ आपकी बुकलेट से हम करा देते हैं जो प्रश्न पूछी गई हैं। और दूसरी चीज़ें, मैं मेरी क्लास में अपना वादा कर लेता हूं कि आप लोग मेरी किसी बात को पर्सनल नहीं लेंगे। मुझे इतना अधिकार देंगे कि हम आपको ग्राउंड लेवल पे ले जा कर के सिखा सकें, जो हालांकि आप सीख चुके हैं। फिर भी जब तक क्लास में मेरे साथ हैं, ये मान के चलिएगा कि इनको हमने अपना नेता चुना है, ये विधानसभा में यही भाषण देंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी जानकारी हमसे ज़्यादा हो, क्योंकि हर व्यक्ति विद्यार्थी होता है और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को प्रोफेसर कहे या विद्वान कहे। सीखने की प्रक्रिया में हर कोई आगे बढ़ रहा होता है। जब हम सहयोग की भावना से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह टीम सर्वोत्तम होती है और उसी को सबसे ज़्यादा सफलता नसीब होते हैं। तो हम लोग मित्रवत व्यवहार करेंगे। आई एम नॉट बॉस, यू आर नॉट सेइंग दैट आई एम बॉस। लेकिन जब तक क्लास चल रही है उसकी सुचारू रूप से चलने के लिए एक शर्त है कि आप अपनी स्वतंत्रता मुझे हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, हालांकि ये संविधान का पार्ट है कि आप अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करेंगे, लेकिन क्लास की रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपनी स्वतंत्रता मेरे साथ एंजॉय नहीं करेंगे। मैं जो बताऊंगा क्लास डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगी। आपके जो थॉट्स होंगे आप बिल्कुल शेयर करेंगे। मेरे लेवल पर जो जानकारी होगी विद रिसोर्स आपको ट्रांसमिट की जाएगी। व्यक्तिगत मेरे विचार कोई मैटर नहीं करते हैं। विचार मैटर करते हैं अम्बेडकर साहब के, विचार मैटर करते हैं गांधी जी के, विचार मैटर करते हैं नेहरू जी के, विचार मैटर करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी के, वर्तमान सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के। इन सब के अगर आप दृष्टांत दे करके अपने विचार रखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये केवल पढ़ के नहीं आया है, समझ के भी आया है, क्योंकि ये समझदार लोगों के उदाहरण दे रहा है। व्यक्तिगत राय देने से बच रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तटस्थता एक आधारभूत संरचना है प्रशासन का। और दूसरा क्या है? एनोनिमिटी, अपना नाम नहीं लेना है। नेता जाके कहता है कि हमने गोली चलवाया है, हमने लाठीचार्ज होने से रोका है, जबकि डिप्टी एसपी आप हैं वहाँ पर, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नेता लेता है सदन में। ठीक है, तो एनोनिमिटी, अनामता का सिद्धांत। आपका नाम नहीं होगा चाहे जितना बड़ा काम आप कर लीजिए, उसका क्रेडिट लेगा कप्तान, उसका क्रेडिट लेगा सदन का नेता। ठीक है, और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नेता, आप क्या लेते हैं? अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व तो आपका है। अगर आप फेल हुए तो डेफिनेटली आपको अकाउंटेबल माना जाएगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन में क्या कहा है जॉन मार्शल ने, जो पहले निदेशक थे? उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक असफलता एक सबसे बड़ा कारण रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन में। तो अगर हम किसी की सफलता का श्रेय लेते हैं तो असफलता का कौन लेगा? आप ही लोगों को लेना पड़ेगा। इसलिए आगे बढ़ करके क्या जिम्मेदारी लेनी है? उत्तरदायित्व की, जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी में पनिशमेंट की व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा करोगे तो हो सकता है रिवार्ड न मिले, तो पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि किरण बेदी ने एशियाड का सम्मेलन कराया था 1982 में, और उनको पनिशमेंट मिल गया था। उनका ट्रांसफ़र दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से गोवा कर दिया गया था, और उसी पनिशमेंट को उन्होंने रिवार्ड में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे उन्होंने कॉमनवेल्थ का आयोजन कराया, और वैश्विक स्तर पर गोवा की पहचान पहली बार भारत में बनी। और आप पढ़ते हैं 1987 में गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये किसकी वजह से? एक प्रशासनिक अधिकारी की वजह से। तो आप जिस पद पर जुड़ने के लिए जा रहे हैं, दैट इज द किंग पिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन की जान है। बीरबल एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था। वो अकबर के दरबार में जब जाने लगा तो उसका विरोध होगा, आपका भी विरोध होगा। इसलिए इंटरव्यू बोर्ड में ये बोझ सोच के भी मत जाइएगा कि इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा। अगर वो मुस्कुरा करके आपसे बात कर रहा है तो बिल्कुल मत समझना कि तुम्हारे फेवर में है। मुस्कुरा करके बात कर रहा है क्योंकि वो अभी आपका लेवल बढ़ा रहा है, और बाद में ऐसी कोई परिस्थिति जन स्थिति उत्पन्न करेगा जहां पर पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब टॉप पे होता है तो वो चेक करता है कि क्या ऐसे में
ऐसी कोई परिस्थिति जन्म ले जाए जो इसके अनुसार नहीं हो रही है, तो ये रिएक्ट कैसे करता है। मनोवैज्ञानिक भी बैठेगा आपके बोर्ड में, वो चेक करेगा कि कहीं तुम नेता को ही तो उठा के गोली नहीं दाग दोगे। इसलिए आपसे आपकी परिस्थिति जन्य आंसर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पहले हम लोग बहुत बड़े रायचंद हुआ करते थे, हर विषय पे राय। सचिन चौका मार रहा है, अगर चूक गया, अरे थोड़ा ऊपर से मारता तो 6 रन जाता, और उनको खड़ा कर दो तो गेंद उनके सर के ऊपर से जा रही है। जिस चीज़ का नॉलेज भारतीयों को नहीं है, उस विषय की जानकारी हर भारतीय को है। इसीलिए अरस्तु कहा कि भारतीयों को अगर दारू पिला दिया जाए तो ये सबसे बड़े फिलोसफर सिद्ध होंगे। हर विषय पे राय दे देते हैं। हमको उस रायचंद से बचना है, और कोशिश करिए इंटरव्यू बोर्ड में अधिकतम बोर्ड को बोलना पड़े, आपको ना बोलना पड़े, ठीक है। और आपका नाम भी पूछे, पॉज लीजिए। नाम तो हालांकि यहाँ पूछा ही नहीं जाता। किसी विषय पे भी अगर आपसे पूछा जाए, आपका खूब तैयार है, तब भी पॉज लीजिए 10 सेकंड का, वो आपका अधिकार है। 15 मिनट इंटरव्यू चलेगा या 20 मिनट चलेगा, आपने 10 सेकंड का पॉज लिया तो 10 सेकंड आपने कम किया ना अपने इंटरव्यू बोर्ड का। दूसरा, जैसे मैं अकेले बोल रहा हूँ तो मैं आपका दुश्मन हूँ, लेकिन अगर अभी आपसे राय लेना शुरू करूँ तो धीरे धीरे आप फेमिलियर होना शुरू हो जाएंगे। यही है डेमोक्रेटिक क्लास। अब डेमोक्रेटिक में हम पहले मुद्दों की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं। जैसे एक देश एक मतदाता, इस पे आपकी क्या राय है, क्यों होना चाहिए ऐसा? कैसे होगा ये? और कोई जो अलग से राय देना चाहे इस पे? अच्छा, मोदी यूनिटी की बात क्यों बार बार कर रहे हैं? माता जी उनकी खत्म हो गई, चले गए, अंतिम क्रियाकर्म किया, वापस आकर के फिर मीटिंग ले ली। उनके पहले, उनके बाद, उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा। ऐसा क्या है कि वो व्यक्ति सब कुछ झोंक रहा है? इससे राष्ट्रीयता क्या होती है बेटा? देखो, इससे क्लास अब समृद्ध हो रही है। जैसे जैसे बोलने लगोगे वैसे वैसे निकलेंगे पॉइंट्स। व्हाट इज द नेशनलिटी? देश के हित को सर्वोपरि रखना ही राष्ट्रीयता है। देश का हित, राष्ट्रहित है क्या क्या बेटा? राष्ट्रहित का मतलब सर हमारे ऐसे कार्य उत्तरदायित्व जिससे हम देश का विकास हो, उस पे उसको अपने व्यक्तिगत हितों पे ज़्यादा। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? जैसे एग्जाम्पल सर, और कोई? जैसे देखो, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। लेकिन पूछा जाए ईमानदारी का उदाहरण क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑनेस्टी? नो नो, दिस इज नॉट एग्जांपल। नो बेटा, जैसे मेरी पर्स गिर जाए और आप उठा के दे दें, तो द ऑनेस्टी ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? ऑनेस्टी के नए पैरामीटर सिद्ध किए। उनकी ही पार्टी के छोड़ो, विरोधी पार्टी में शंकर सिंह बाघेला ने कह दिया कि मोदी को गाली दोगे तो गुजरात हारने की गारंटी है। आपको पता है ना कि कितनी सीटें जीत के आए इस बार? रिकॉर्ड बना दिया ना। क्यों? क्योंकि मोदी ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ दिया था गुजरात चुनाव को, कि अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है, आपकी सेवा की है, तो इस बार जाति, वर्ग, धर्म, भाषा से ऊपर उठ करके वोट करिएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। मेरी नज़र में आप सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। ईश्वर करे कि मेरी इस वाणी में सरस्वती प्रवेश कर जाएं, आप सब प्रशासनिक अधिकारी बने। कच्छ के क्षेत्र में 68% मुसलमान रहते हैं,
और वहां से 8 सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है। ना वहां ओवैसी की चली, न कांग्रेस की चली, न किसी अन्य पार्टी की चली। कारण क्या था? इसलिए कि हिंदुत्व हिंदुत्व करते हैं? नो, कारण यह था कि वहां 3% भूगर्भ जल है, बस भौमिक जल का दोहन हो गया है। और मोदी ने जब मुख्यमंत्री थे उस कार्यकाल में 96% एरिया में पूरा उसका पाइप का जाल बिछवा दिया था, हर घर में जल, और बगैर केंद्र की सहायता से कर दिया था। कच्छ के क्षेत्र में जाकर के पूछिए, कोई मुसलमान उनका विरोध नहीं करता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुरेश वाला करके वहां का रहने वाला व्यक्ति। कहा मैं, मुझसे बड़ा कोई मोदी विरोधी था ही नहीं, लेकिन मैं मोदी से मिला और मोदी का होकर के रह गया। इससे व्यक्तिगत रूप से फिर मेरी राय मोदी की तरफ से मत रखिएगा, मुझे कोई टिकट मिलने वाला नहीं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे जो लाइव चल रहे हों, और ऐसे एग्जाम्पल्स जो अभी आप दे सकते हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार दोनों जगह है। आप दे देंगे तो बोर्ड मेंबर भी उन्हीं की कृपा से होगा, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है ना। व्यक्तिगत थॉट्स जो हैं बाद में जाके रिएक्ट करिएगा, लेकिन अभी आपको क्या है, पोलाइटली अपनी बात को रखने के लिए लाइव एग्जाम्पल्स लाने होंगे। और दूसरी बात, राष्ट्र किसे कहते हैं? व्हाट इज द नेशन? राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? ये बेटा कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आएंगे वहां। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन? चलो, राज्य किसे कहते हैं? व्हाट इज द स्टेट? वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं, जनसंख्या तो हो गया, भूभाग में ही निवास करेगी, भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सॉवरिन हो, और वेरी नाइस। दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों में सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है, क्यों? वाई सॉवरेनिटी इज द बेसिक ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वेरी नाइस आंसर। ये हुआ प्रशासनिक अधिकारी का उत्तर। सर, हम दबाव में होंगे तो निर्णय नहीं ले पाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री का शपथ लेकर के जा रहे थे मुगल रोड से, कुत्ता आया, मर गया, बाहर निकले, अफसोस। पूछे अपने सचिव से, क्यों मर गया ये? कहा सर रास्ते में आ गया। कहा बेवकूफ हो, निर्णय नहीं ले पाया। ही वॉज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, राइट डिसीजन। सही निर्णय नहीं ले पाओगे तो कुत्ते जैसी मौत मिलेगी। हर क्षण आपका क्या है, निर्णयों से भरा हुआ है। इसलिए आपके प्रीलिम्स में है, सीसेट में क्वालिफाइंग है। निर्णय लीजिए, वो तो आप क्वालिफाई हैं, और यहाँ तक क्वालिफाई हैं कि जिसके बाद तो फिर आपका पूछने बल्ले ही बल्ले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। जो आप कह देंगे वही ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। तो इसका मतलब आप अंतिम पड़ाव पर हैं। तो राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? बहुत अच्छा आंसर है। जब राज्य में प्रेम डाल दिया जाए, ठीक है, when state conceive emotions, that state became nations। जिस राज्य में भावना प्रवेश कर जाती है, बी इंडियन फर्स्ट, वो क्या बन जाता है? राष्ट्र। प्रश्न आपके यहाँ यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है कि अंग्रेजों ने 1857 को विद्रोह क्यों कहा? व्हाई दे कॉल्ड देम रिवोल्ट? सिंधिया ने अगर मदद न की हो तो अंग्रेज 1857 में देश छोड़ चुके थे। हर जगह रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। इंडिया में स्ट्रगल हम पढ़ते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल। व्हाई? मेरे प्रशासनिक अधिकारियों, व्हाई? ऐसा क्यों है? हम भारतीय क्रांति क्यों नहीं पढ़ते? नहीं बेटा, हम आज के भी लेवल पे हम अपने ही विद्रोह को
हमारे ही नेता बटे हुए हैं कि हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे, हम क्रांति नहीं कर रहे थे। वी आर नॉट सीकिंग एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। हम फ्लड रेवोल्यूशन ले आए, हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, बट वी आर नॉट सीकिंग द रेवोल्यूशन अबाउट द लिबर्टी, वी आर नॉट सीकिंग अबाउट द लिबर्टी, सॉरी इक्वलिटी। हमको इक्वलिटी, स्वतंत्रता, समानता, इन सब की जरूरत ही नहीं थी। अगर जरूरत रहती तो हमारे देश के नेता कहते कि ये आधे हिंदू हैं, आधे हिंदू नहीं हैं, आधे मुसलमान हैं, आधे नहीं हैं। हम पूरा 1 अरब 40 करोड़ है ना भारतीय, फिर हमारा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या होती है वो संसाधन होती है, और संसाधनों का उपयोग राष्ट्र के विकास में किया जाता है, और राष्ट्र का विकास तब होता है जब वो भावनात्मक रूप से समृद्ध होता है। एक फिल्म देखिएगा रॉकेटरी, अगर देख पाइएगा तो देखिएगा नेशनहुड किसे कहते हैं। नाम्बी नारायण भारत के प्रोपल्सन क्षेत्र के हेड, और उनको क्या किया गया? देशद्रोह के मुकदमे में 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 50 दिन जेल में रहने के बाद उनको जमानत मिली। 3rd डिग्री टार्चर किया गया, और ये सब अमेरिका के इशारे पर किया गया कि अगर प्रोपल्सन के सेक्टर में नाम्बी नारायण हेड ऑफ द इंडिया इसरो बन गए होते तो भारत को क्रायोजेनिक इंजन 16 साल बाद जो मिला वो 16 साल पहले मिल गया होता, और भारत अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ देता, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे सस्ता क्रायोजेनिक इंजन बना करके लॉन्चिंग सैटेलाइट प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देता, और हमको व्यावसायिक लाभ होता। ये है समझदारी। अगर आप रॉकेटरी मूवी देख लें तो आपको नेशनहुड का पता चल जाएगा, ठीक है। और नेशनहुड का मतलब है एक पहचान पत्र। हम किसी जाति विशेष के नहीं, हम भारतीय हैं इसलिए आंसर देंगे। अगर आप इतनी ही जाति पे मरते हो तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है? हिस्ट्री इज नथिंग, ऑल स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल। आप अपनी जाति के नेता क्यों नहीं बन जाते? वाई आर सीकिंग द जॉब? आपको नौकरी क्यों चाहिए? जाओ अपनी जाति के लिए मरो मिटो, एक अलग राष्ट्र बनाओ, फिर उसमें तुम्हें ढूंढना पड़ेगा क्या? प्रशासनिक अधिकारी। और मैंने कहा प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी एंड पीएससीज आर द गेटवे ऑफ नोबिलिटी। बड़े पद पर पहुंचने का एकमात्र माध्यम है प्रशासनिक सेवा। और बीरबल को जब लाया गया तो मुल्ला दो प्याजा ने विरोध किया कि नहीं ला सकते, और उन्होंने जैसे अपॉर्चुनिटी को अपने पक्ष में बदला। कारण क्या था? प्रशंसा। आप जिस सरकार में हैं उसकी नीतियों का विरोध मत करिएगा, यह आपकी सफलता का पहला रहस्य है, क्योंकि आप पत्रकार। क्लियर बात मेरी समझ में आ रही ना आप सबको? मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं आप सबको? तो अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है तो एक तो झंडा मत उठाइएगा अपना, जब सफल हो जाइएगा चाहे जिसका झंडा उठाइएगा, ठीक। और झंडा उठाने के पीछे का बेसिक मकसद है कि आप न्यूट्रल जितना रहेंगे। आप बोलिए, पूछेंगे राम मंदिर वहां बनना चाहिए, हाँ सर बन ही रहा है। काशी और मथुरा का क्या होगा? सर न्यायालय सर्वोच्च है, हम उसी के अधीन एक प्यादे हैं, हम क्या राय दें सर? कानून सम्मत जो होगा किया जाएगा। आपकी व्यक्तिगत राय? सर मुझे लगता है न्यायालय में जो चीज़ विचाराधीन हो उस पर राय नहीं देनी चाहिए। राय देने से बचिएगा। सचिन खेल रहा है, ठीक ही खेल रहा होगा। क्लियर ना? आपसे पूछा जाए कि आप फैजाबाद के डीएम होते तो क्या कर लेते? कुछ नहीं सर, संवैधानिक दायरे में रह करके समाधान ढूंढते, हो सकता है कोई रहस्य निकलता, क्योंकि वहाँ जो डीएम था, एसपी था, वो यूपीएससी क्वालिफाइड था ना। आप उस पर ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। और जब तक आपके पास संवैधानिक प्रमाण ना हो किसी पर उंगली मत उठाइएगा, ठीक। बचिएगा राय देने से। एक देश एक मतदाता पहचान पत्र होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं। अमेरिका में नारा था बी अमेरिकन फर्स्ट, ब्रिटेन में नारा है बी ब्रिटिशर्स बाय ब्रिटिशर्स आर पेरिस। जब विश्व के सारे विकसित देशों में यह प्रावधान है कि यूनिटी होनी ही चाहिए, भले ही चाहे जितनी डाइवर्सिटी हो, तो मतदाता का मतलब है अपने मत का दान करने वाला, उसमें यूनिटी का बोध होना जरूरी है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से आंसर दीजिएगा। दूसरा, एक देश एक राशन कार्ड।
होना चाहिए। इसमें भी सेम आंसर मत डाल दीजिएगा कि यूनिटी का बोध कराना है। हाँ बेटा, इसमें दो चीज़ें हैं। राशन देखो किसकी ज़रूरत, तुम लोग प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हो? पहला तो आप ही से परिचय हो जाए। वाई यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाई नॉट इन प्राइवेट? तुम सत्या नडेला क्यों नहीं बनना चाहते? तुम सुंदर पिचाई क्यों नहीं बनना चाहते? तुम इंदिरा नूई क्यों नहीं बनना चाहते? तुम एक खंड विशेष के खंड अधिकारी, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी ही क्यों बनना चाहते हो? ये प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा तुमसे। क्यों? यहाँ आंसर दिए रहोगे तो वहाँ कम मेहनत करनी पड़ेगी, और यही दबाव में हो तुम लोग। दबाव से ऊपर निकलो। क्यों बनना चाहते हो आप बताइए? सिविल सेवा इसलिए, अगर छोटी होती तो आप आकर्षित ना होते। आप सर कार्य की विविधता है और इसमें 2-3 पॉइंट है। और सर दूसरा कि सर वंचित वर्गों के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। जो सरकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए सर सिविल सेवा ही उत्तरदायी होती है। यस मैडम, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, बोले? सर चौथा सर सामाजिक प्रतिष्ठा भी है थोड़ा। हो गया, प्रतिष्ठा नहीं है, आप बोलिए मैडम। वेरी नाइस। आप बोले भाई साहब। सर ये हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये जो सेवा है इसमें केवल दायित्व नहीं बल्कि अधिकार भी हैं, और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति रहूँगा इसमें जो जनता को सरकार से जोड़ेगा और उनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा पाएंगे। सर पहली बात है किंग क्वीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। वेरी नाइस। दूसरी बात ये राज्य सरकार की सबसे सर्वोच्च सेवा है, इसकी आर्ताओं को मैं पूरा करता हूँ। उसके अलावा जो राज्य सरकार ने जितने विषय सोची है उस पर सब पे काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। वेरी नाइस। सर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और अवसर, कार्य की विविधता, समाज के निचले वर्ग तक पहुंचने की क्षमता और सरकारी जो नीतियां हैं उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो है नेतृत्व करने के अवसर, इस कारण से I will be having an opportunity to take part in the decision making process and also in the decision implementation process. I am also eligible for this post, and this post is so dynamic that it gives an opportunity to innovate at every step. वेरी नाइस। सकुटुम्ब के राज्य की सर्वोच्च सेवा है, और दूसरी चीज़ जो सर कार्य क्षेत्र की विविधता को लेके है, और हर दिन एक नई चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ेगा। तो हम कुछ नया डेली सीखेंगे और कुछ करने के लिए एक समाज का जो एक वंचित वर्ग है उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और सर रोजगार के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं सरकार की नीतियाँ का इम्प्लीमेंटेशन करके। ठीक, मैडम। So it is the most highest and honorable service of the state, and for me this will be a platform where I can connect to the rural people and urban people on the same platform, and I can also show my skills here by working and connecting myself to the common people. Very nice. And I can also I can also pass on the policies. Very and nice. programs of the Very government. nice. Very nice. Sir, having worked in corporate for like some time, I now realize that civil services will offer more opportunities and dimensions which is not there in the private or corporate sector. So here I will be like getting chance to make an impact on the ground by implementing the government policies and bringing out my innovations in form of. Can you give me a single example which have the impact the all people of India having with your work? Yes, sir. So, like if you talk about any like even ration card or any like government scheme, like for which someone is not eligible, is not getting the benefits of it. I'm talking about your impact all over people who is belonging from Indian territory. One action and impact is going on the all peoples of India. Yes, sir. Sir, I'm an honest citizen and I pay my taxes. It will impact all of the India because. Okay, very nice. देखो अगर इसको हमको सरल शब्दों में, आपको उदाहरण रट के जाना पड़ेगा।
सिद्धांत सबके एक है ना, हाईएस्ट पोस्ट है, कार्य विविधता है, प्राइवेट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. दीज काइंड ऑफ सिमिलर स्टेटमेंट्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स. जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे वो सब लगभग सेम आंसर देंगे. अलग कौन बनेगा? दोज हु विल बी एबल टू प्रोड्यूस द एग्जाम्पल्स, जिसके पास उदाहरण होंगे वो टॉप कर जाएगा. क्योंकि आप सबके पास क्या है? सिद्धांत हैं. एसडीएम के पास अगर इतना ही पावर होता तो आजम खान की भैंस थोड़ी ढूंढता हो. ठीक है, ऐसे टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे वो. आप एक मूवी देखिए, खाकी द चैप्टर, बिहार पर. उसमें आईपीएस अमित लोढ़ा वो कहता है कि हम नेताओं के गुलाम थोड़ी हैं. तो उसका आईजी कहता है अपना ज्ञान अपने पास रखो, बाद में काम आएगा. अब उसको हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते कि आप क्या हो. देयर इज नो प्रेस्टीज एट ऑल. दिल्ली में सिविल सर्विसेज के प्रति कोई चार्म नहीं है. कहां है चार्म? यूपी बिहार. और किस स्टेट को? जिसे हम बीमारू स्टेट कहते हैं, जहां लिटरेसी के लिए पीपल स्ट्रगल कर रहा है. वो आपके लिए राशन कार्ड बनवाने आएगा. लेकिन जिसके पास स्मार्ट गैजेट होगा वो ईमेल से अपने थाने में एफआईआर करना चाहेगा और 24 घंटे के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट उसको चाहिए. क्या इंपैक्ट रह जाएगा? लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि सर मेरा जो काम है वो डाइवर्सिफाइड है. और डाइवर्सिफाइड में सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि चौराहे पे खड़ा सिपाही जिसकी तनख्वाह मात्र 20,000 रुपये है, लेकिन अगर वो हाथ देता है तो 6 करोड़ की लिमोजिन कार भी रुकती है और 3,000 का रिक्शा भी. तो फ्रॉम ग्रास रूट एंड द अपेक्स, दोज हु आर पेइंग द मैक्सिमम टैक्सेज, they are also affected by the decision taken by the smallest post appointed by the government. सबसे छोटे पद पर जो नियुक्त किया गया है उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में अधिकतम योगदान देने वाले और न्यूनतम योगदान देने वाले पर समान रूप से पड़ता है. और अगर वो वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाता है, पनिशमेंट का प्रावधान है. मैं समझा पा रहा हूं आप सबको? इसलिए इंपैक्ट आपका क्या होना चाहिए? इंपैक्टफुल होना चाहिए. सर हम बने ही हैं एसडीएम बनने के लिए, हमारा नेचर ही है. हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. समझ गए? नेचर की कोई परिभाषा, बच जाओगे फालतू जवाब देने से. तुमसे पूछा जाए तुम एसडीएम क्यों बनना चाहते हो? मैं हूं बहु एसडीएम हूं. हम एसडीएम हूं बहु. क्यों? हमारा नेचर ही एसडीएम जैसा है. नेचर क्या होता है एसडीएम का? जो लोक प्रशासन का होता है. अब आप अपने सब्जेक्ट में खींच लाए. राजेश पांडे डिप्टी एसपी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, हाथ में बांध के दुपट्टा गए, मतलब प्लास्टर. हमने पूछा गुरुदेव ये क्यों कर रहे हैं आप? कहा 5 मेंबर, 15 मिनट इंटरव्यू. 5 मिनट तो यही पूछेंगे, न हिस्ट्री, न ज्योग्राफी, न पॉलिटी, कुछ नहीं. अर्थात जो सब्जेक्ट मैंने उनको दिया इसके बारे में अंतिम निर्णय करने वाला मैं, वो कौन? जो मैं बताऊंगा वही सत्य है, उनको मानना पड़ेगा, उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं. और मेरी लॉयल्टी सिद्ध हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में कि मैं प्रशासन के लिए हाथ तोड़वा बैठा. तो ये कुछ भी कर सकता है. 128 नंबर. और हुआ भी वही जैसे, अरे हाथ कैसे टूट गया? अरे सर कल दबिश देने गए थे, 13 फीट ऊंची दीवार थी, छलांग लगाए, पैर फिसल गया, नीचे गिर गए. इसी के बल गिरे, हाथ टूट गया. तो तुम तो बार बार फिसल जाओगे, तो तुमको हम क्यों चयनित कर लें? हम इतने कमज़ोर प्रशासनिक अधिकारी का चयन क्यों करें? नहीं सर, मैंने फिर भी जो है अपराधी को पकड़ा टूटे हुए हाथ से ही. हाथ अगर सेवा करते टूट जाए तो इसे पुरस्कार समझना चाहिए. आनंद पांडे डिप्टी एसपी, उनसे पूछा गया, चंद्रमौली सिंह के इंटरव्यू बोर्ड में था, पूछा गया बाहर बैठ के क्या सोच रहे थे?
उन्होंने कहा सर यही सोच रहा था कि अंदर क्या पूछा जाएगा। ये सब पूछे जाएंगे आप सबसे, एकदम निश्चिंत रहिएगा और एकदम रिलैक्स्ड रहिएगा। और प्रेशर पढ़ने का तो एकदम मत लीजिए। आपको लग रहा होगा कि पढ़ा नहीं रहे, फालतू बकवास, आपके काम की ही कर रहा हूँ मैं, अपने घर की बातें नहीं कर रहा हूँ। और उनसे यही पूछा कि क्या सोच रहे थे। कहा सर यही सोच रहा था कि क्या क्या पूछा जाएगा। कहा डर नहीं लग रहा था। तुरंत एक कविता डाल दी उन्होंने। क्या डाला? स्वर्णकार ने स्वर्ण को जब दिया अग्नि में डाल, कांप उठे वो पानी भयो देख परीक्षा काल। डर रहा था सर, लेकिन ये पॉजिटिव डर था। और आप सबसे डर का मतलब था कि हम आपसे सीखते और जो प्रशासन में निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करता। जो सोना गलता है वही श्रृंगार का आकार लेता है। तो ये मत कहिएगा मैं बिल्कुल नहीं डरता, तो बबर शेर हो। डर बताइए, पॉजिटिव डर है सर, निगेटिव बिल्कुल नहीं है। वतन की बात आएगी तो जान दे देंगे, लेकिन प्रशासन की क्षमता बताने की बात आएगी तो कहीं कहीं रणछोड़ भी साबित होंगे, भाग भी जाएंगे। डाइवर्सिटी, आपके निर्णयों में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, स्टैटिकनेस नहीं होना चाहिए। 2044 के बाद मशीन युग आने वाला है। कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो लड़की एक्सेप्ट भी करेगी, रोज डे को मुस्कुराएगी भी, लेकिन मुस्कुराने के बाद क्या कहेगी? सॉरी आई एम मशीन। लड़का निराश होकर लौटेगा। अभी हमारी चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं, इसके हिसाब से निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो राशन के बारे में आपका निर्णय सिर्फ ये होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अगर समान तरीके से सबको राशन मिलेगा तो उसमें नेशनलिटी का विकास होगा, भेदभाव मिटेगा। और भेदभाव मिटेगा, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। रामचरितमानस का विरोध बंद हो जाएगा, जाति विभाजन बंद हो जाएंगे, समान अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, संविधान का काम पूरा हो जाएगा। क्लियर? अगला, एक देश एक परीक्षा। ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, चूंकि आप परीक्षा से गुजर रहे हैं। क्या परेशानी है इसमें, क्या चुनौतियां हैं और कैसे निपटेंगे आप लोग इससे? एक देश एक परीक्षा, कोई जो सुझाव देना चाहता हो? क्या सरकार की स्कीम है एक देश एक परीक्षा में? एक ऐसी नेशनल एजेंसी बनाई जाए जो एक साथ सभी लोगों के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आमंत्रित करे और उसमें कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, और उस कैटेगराइजेशन करने के बाद जिसका जैसे मेरिट होगा उसके हिसाब से उसको सिलेक्शन या स्टेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? सर, फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि एक ही एग्जाम अगर कोई स्टूडेंट देगा एंड इफ ही इज हैविंग अ बैड डे तो उसका नॉट बैड डे, अ बल्क नंबर ऑफ पोस्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। नहीं सर, लाइक एक सिंगल एग्जाम ही दे रहा हूँ और लाइक पहले मैं मल्टीपल देता था, अगर मेरा बैड डे किसी एक में है तो बाकी में तो एटलीस्ट। देखो, दो चीज़ें हैं। बैड डे से तो ज़्यादा बच्चों को गुजरना पड़ेगा। मैं काउंटर कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट के लिए 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, तो इसका मतलब है कि अधिकतम जो मेंस के लिए रिजल्ट आएगा वो 5,000 6,000 आएगा। तो दिवालियापन तो है नहीं कि 9,95,000 फेल हो रहे हैं। लेकिन अगर 1 लाख पोस्ट आएगी और उस पर 15 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और देश की पूरी मेरिट एक जगह आकर के इकट्ठा होगी, उसमें से जो मेटोरियस होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? सर, हर स्टेट में एक जैसी व्यवस्था नहीं है, तो सर मानक एकेडमिक सर नहीं, कुछ लोगों की पसंद है यूपी बिहार, तो सारे मेरिट वाले यहीं चले आएंगे। अब केरल जो सबसे विकसित राज्य है वहाँ पे मजबूरी में जाना पड़ेगा, और वहाँ मिलेगी दीपिका पादुकोण, इल्ले इल्ले करेगी, तो क्या समझ में आएगा? प्रॉब्लम यह है कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ स्टेट्स को। चुनौतियां भी देखिए, ठीक, चुनौतियों के हिसाब से आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप जब जाएंगे प्रशासन में तो ये मक्खन भरा पोस्ट नहीं है कि आपको रोज रोज जो है मलाई काटने को मिलेगा। हमारे मित्र हैं प्रभात दुबे, सेक्शन ऑफिसर हैं लखनऊ में, सचिवालय में शिक्षा विभाग देखते हैं, और एक मैडम है वो
क्या कहते हैं कि अनुभाग अधिकारी हैं, उन्होंने इतनी उल्टी सीधी गाली दी चूंकि उनका एक कामा लगना भूल गया था लेटर में। अब वो फोन किए, कहे सर क्या बताएं, आज इतनी तकलीफ है कि मन कर रहा है इस्तीफा दे दें। जिस पद के लिए आप मरे जा रहे हो, उस पद पर जब आपका इमीडिएट बॉस आपको गाली देगा, तब आपको पता चलेगा कि हम इतनी शिद्दत से इसीलिए पढ़ते थे। इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड में झिलाया जाता है आपको। पेशेंस और कौशल का मतलब है विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करना। ठीक है, तो आप बताएंगे सर ये बहुत अच्छी प्रावधान है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मेरिट के हिसाब से ही सारी चीज़ों का निर्णय करने लगेंगे तो जिस स्टेट को अच्छे मेटोरियस प्रशासनिक अधिकारी मिलने चाहिए वो कैसे तय होगा। ठीक, आंख मूंद करके मत हाँ कर देना, क्योंकि चापलूस में और विनम्र में यही अंतर होता है। मोदी कहते हैं अमित शाह से नोटबंदी किया जाए, हाँ हाँ बिल्कुल करो। दिन है कि रात है, अगर दिन है और मोदी कह रहे हैं रात है तो एक को बार नहीं कहेंगे अमित शाह की नहीं ये रात नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल है साहब, आप जो कहेंगे वही है। इसे चापलूस कहते हैं। लेकिन अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो प्रशासनिक अधिकारी सही राय देता है, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक 37वां दोहा है सुंदरकांड का, जिसमें कहा है सचिव वैद्य और गुरु जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म और तन कर हों ही बेगही नास। सचिव, वैद्य और गुरु अगर तीनों किसी भय के कारण मीठा बोल रहे हैं तो सचिव के कारण राज्य नष्ट हो जाएगा, वैद्य के कारण शरीर नष्ट हो जाएगा, और गुरु के कारण किसी का कैरियर नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है, पानी पियो छान कर, गुरु रखो जान कर। क्लियर? द्रोणाचार्य के पीछे ऐसे ही नहीं लोग पागल थे, क्योंकि वो स्किल ट्रांसफर करने में महारत हासिल थी उनको। लेकिन युद्ध में द्रोणाचार्य को कौन परास्त कर देगा? अर्जुन। क्यों? कोच बदल जाएगा। अर्जुन का कोच कौन हो जाएगा? कृष्ण। ठीक, इसलिए एक देश एक परीक्षा, इसमें सेम आंसर नहीं रहेगा आपका। कहिएगा सर बहुत अच्छी नीति है, दिल से हम चाहते हैं, इससे क्या हो गया? प्रशंसा। जिसने प्रपोज किया है, ही इज ए पॉलिसी मेकर, तो आपने उसकी पीठ भी थपथपा दी। अब तुमने अपने प्रशासनिक अधिकारी होने का परिचय दिया क्या, लेकिन सर इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। शायद यही कारण है कि इसे आज तक लागू किया नहीं जा सका। ठीक है, तो बहुत अच्छा। केरल का बच्चा यूपी में काम करे, यूपी का केरल में काम करे, तो इस देश से जातिवाद मिट जाएगा। अब फिर पूछेगा एग्जाम्पल ये है कि अमेरिका में 1775 में आंदोलन चला, और जब 1775 में आंदोलन चला तो कोई ब्रिटेन से जा रहा है, कोई स्पेन से जा रहा है, कोई लग्जमबर्ग से जा रहा है, कोई पुर्तगाल से जा रहा है, तो सब व्यापार करने वहाँ जा रहे हैं। अब लड़के हैं लड़कियां हैं, सब अलग अलग देश के हैं, साथ में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। साथ रहेंगे तो प्यार होगा, ये तो तय है। तुम्हें भी जब एकेडमी मिलेगी तो तुम पहले लिस्ट चेक करोगे किसकी किसकी शादी नहीं हुई है, उसकी तरफ ज़्यादा देखोगे। अगर वो भी गलती से तुम्हारी तरफ देख लिया तो कन्फर्म जान लो कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तो ये क्या है, यहाँ पे भी ये हुआ। अमेरिका में जब ये अलग अलग देशों के कपल्स एक साथ आए तो इन्होंने शादी की, और जब शादी किया तो बच्चा जो पैदा हुआ वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हम अकाउंटेबल किधर हैं, ब्रिटेन की तरफ कि स्पेन की तरफ, पुर्तगाल की तरफ कि जर्मनी की तरफ, लग्जमबर्ग की तरफ कि ब्रिटेन की तरफ। तो नेक्स्ट पीढ़ी ने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। और वहां पे सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी में ब्रिटेन का सेनापति था। और जब उसे वहां की संसद में बुलाया गया कि भैया अमेरिका तो हाथ से निकल रहा है, 1773 पहला रेगुलेटिंग एक्ट, किसके सुझाव पर? कॉर्नवालिस के सुझाव पर। इंडिया संभालो न, ये भी गया। कहा क्यों? कहा अमेरिका में कुछ लिखा पढ़ी हुई थी, ले आके पूरे यूरोप को बसा दिए, अब ये मांग रहे हैं फ्रीडम, और फ्रीडम में एक आंदोलन चल रहा है, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है?
265 जिस चीज का संविधान में जिक्र ना हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? इस तरह से पढ़िएगा। यह है हिस्ट्री की पार्ट। मैं कनेक्ट हो रहा हूं एक एक आर्टिकल से, क्यों? यही है डाइवर्सिटी। संविधान को एकदम रट जाओ गीता की तरह, आप तो कर नहीं पाओगे, जितना किए हो उतना ही कर पाओगे। लेकिन सिविल सेवा में सफल होने का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो यही है। अनु कुमारी ने जब आईएएस टॉप किया तो उसके पहले वो बाजीराम में कोचिंग करने गई थी, और बाजीराम की पॉलिटी की फैकल्टी ने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने 5th और 6th शेड्यूल पूछा कि किन किन स्टेट्स में लागू होता है। वो कही सर मैं जानती ही नहीं कि ट्राइबल्स को रेगुलेट करने के लिए 2-2 शेड्यूल्स हैं, 5th एंड 6th। तो कहा तुम कैसे सोच ली कि तुम आईएएस बनोगी? आई और रात भर रोई, उसका भाई उठाया, कहा एक टीचर ने तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें उसे गलत सिद्ध करना है, रट जाओ पूरा संविधान। और उसको समझ में क्या नहीं आता था? गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस? वो मल्टीनेशनल कंपनी में 40 लाख के पैकेज पे काम करती थी, वो छोड़ के तैयारी करने आई थी। उसको क्या मालूम था कि हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस ले करके आएंगे? सारी फैकल्टी से टहल टहल के पूछती, सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गवर्नेंस। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी व्हाट इज गवर्नेंस, और उसमें एक ही लाइन में समझा दिया गया था। जिस बात को एक लाइन में नहीं समझा सकते उसके लिए पूरी किताब पढ़ के भी नहीं समझा सकते, क्योंकि विश्लेषण के साथ संश्लेषण होता है। एवरी एनालिसिस हैविंग सिंथेसिस। बिना सिंथेसिस के एनालिसिस का कोई मैटर नहीं है, मतलब ही नहीं। एक ट्रक फूल है क्या मतलब है, लेकिन एक धागे में पिरो दिया गया तो सबसे बड़ा गार्लैंड बन जाता है, माला बन जाती है। वो बनी है। एक धागा खींचती महिलाएं बहुत तेज होती हैं। स्वेटर बुन रहे हैं, उसकी ननद उसके साथ भाग गई, पता चला 8 नंबर का फिगर बनना था 7 बन गया। हाँ तुमसे बात करने में ये हो गया। फिर उसने क्या किया, कोई बात नहीं, स्वेटर का वो धागा खींचा और फिर से 8 बना दिया। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो प्रश्न आपका कभी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा है कुछ इसके जो है वो प्रश्न हैं जिसमें कुछ फैक्ट हैं, और फैक्ट आपको रट के जाना पड़ेगा। एक तो जैसे यूपी का बजट पढ़ लीजिएगा आप लोग। यूपी का बजट कितना है? 22-23, और 22-23 का तो भी आया नहीं है, और 22-23 का आया है, 23-24 का नहीं है। तो 22-23 का देख के जाइएगा। अगर इंटरव्यू के समय तक कोई अपडेट होता है तो वहाँ तक अपडेट होकर के जाइएगा। G20 सबमिट हुआ है लखनऊ में, ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। इस पर जो भी यहाँ की यूनिट आपको प्रोवाइड करती है डाटा, उससे आप टैली मिला लीजिएगा। नया संसद भवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपके हिसाब से ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है? आप प्रशासनिक अधिकारी हो, कल को प्रमोट होकर आईएएस बनोगे तो दिल्ली जाना पड़ेगा। रिफ्रेशर जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी मसूरी में होगी, तो वहीं से आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वाई इट इज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट। बेटा बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, लेकिन पिता कौन अच्छा है, जो 1000 करोड़ की संपत्ति विरासत में छोड़ के जाए या 1000 बॉटल दारू छोड़ के जाए? जनसंख्या बढ़ने के साथ प्रतिनिधित्व के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो अगर विस्तार करते हैं संसद के सदस्यों का तो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जो पुराना संसद भवन में नहीं संभव है। इस वजह से नए संसद भवन के निर्माण की बात की है। ऐसी बात है? प्लस लाइक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट पंच प्रण की, एक उसमें वन ऑफ द प्रण वाज कि हमें जो कॉलोनियलिज्म हैंगओवर से बाहर आना है, तो इट इज वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन। एंड अदर एस्पेक्ट्स, दूसरा कोई पक्ष अच्छा है, वेरी नाइस। और दूसरा एस्पेक्ट देखो, क्लास क्या है ना कि अलग सोचो। तुम लोग जाओगे, जो इंटरव्यू दे के निकलेगा ना, तुमको वही ब्रह्मा दिखाई देगा। बचना है, क्योंकि उसका हो चुका, वो एक भी नहीं आएगा।
तुम्हारे सामने नई चुनौतियां, वो सेलेक्ट के लिए इतनी पोस्ट है ना, उसके हिसाब से तो कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसलिए इंटरव्यू बोर्ड के पास जाने से पहले राय लेना बंद कर दीजिएगा। और मोस्टली वो चॉकलेट वगैरह लेके जाइएगा, खाते रहिएगा तो दिमाग को ऑक्सीजन जाता रहता है। प्रेशर बिल्कुल लेके मत जाइएगा, बार बार मैं इसी पे आपको कह रहा हूँ, मैनेजमेंट पे जोर दे रहा हूँ, प्रेशर बिल्कुल मत लेके जाइएगा। चॉकलेट लेके जाइएगा, कोई मिले तो उसको देते रहिएगा, भले वो वैलेंटाइन डे गिफ्ट समझे, लेकिन आप देते रहिएगा उसको, ठीक है। प्यार बांटते चलो, प्यार ही मिलेगा। तो गीता और रामायण के दो ही हैं उपदेश, सुख देवे सुख होत है और दुख देवे दुख होय। तो चॉकलेट ये नहीं कि एक झोला लेके जा रहे हैं 10 ही 15 मिलने वाले हैं एक सेक्शन में, तो 4-5 अपने लिए, एक आध दो कोई अच्छा लग जाए लोगे, सबको मत पूछना, नहीं तो भीड़ लग जाएगी ठीक, कोई अच्छा लग जाए ले लो, इससे ऑक्सीजन मिलती है। पढ़ाई की बात ही मत करना, ओवरकम करो यार, पढ़ चुके हो तुम लोग, राय देना सीखो। ये बार बार मैं जो आपको कुरेद रहा हूं ना, वो अंदर का प्रशासनिक अधिकारी मैं कर रहा हूं, अंदर सोया हुआ शेर है, जगाओ से। शेर न तो लोमड़ी की तरह चालाक है, न वो चीते की इतना तेज दौड़ सकता है, न हाथी जितना ताकतवर है, फिर भी राजा है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि हम राजा हैं। हिज नेचर इज बिलोंगिंग टू किंग। क्लियर? राजा की कोई क्वालिटी नहीं होती मेरे बच्चों, राजा की एक ही क्वालिटी होती है, वो राजा जैसा सोचता है। समझ में बात आ गई? सॉरी बोलने से हिचकना मत, और इतने जल्दी में भी मत रहना कि प्रश्न आए ही ना सॉरी प्रश्न आने देना, समय लेना, तब सॉरी बोलना। और ये नहीं सॉरी नहीं आता सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, आता तो मुझे सब कुछ है ठीक है ना। आपके गांव का नाम पूछ ले तो उस पर भी 10 सेकंड लेना, क्या सोच रहे थे, हो सकता है गांव का अर्थ ही पूछ ले तो 10 सेकंड उसके अर्थ को तलाश लेना। हिस्ट्री पूछ ले तो 10 सेकंड हिस्ट्री तलाश लेना। क्लियर? प्रशासनिक अधिकारी शेर अटैक करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, यही उसकी क्वालिटी है। शेर जैसी टेंडेंसी लाओ। हम कुत्ते का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे क्योंकि रोटी फेंको उसके पहले ही पूंछ हिलाने लगता है, और शेर डेड बॉडी को अपने भोजन का पार्ट नहीं बनाता, जिंदा खाता है, यही उसकी क्वालिटी है। अपने शिकार पर भरोसा करिए, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करिए, और स्ट्रेंथ जो अंदर से आती है वो किसी किताब में नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल बुक रिटन इन द वर्ल्ड। ठीक? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी किताबें नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। क्योंकि एक गुरुजी थे, उनसे पूछा गया कि ये संसार क्या काम मिथ्या है, बेकार है। इतने में पता चला उनका लड़का मर गया, जोर जोर से रोने लगे। मेरी तरह चेला था, गुरु बड़ा ज्ञान दे रहे थे, लड़का मर गया तो रो रहे हो। गुरुजी 2-3 झापड़ खींच के मारे, कहे नालायक, जैसी परिस्थिति हो व्यवहार वैसा होना चाहिए, नहीं तो लोग पागल कहेंगे। ज्ञान का मतलब अद्वितीय प्रदर्शन नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल आर नॉट दे हु डू एवरीथिंग डिफरेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल आर दे हु डू सेम थिंग डिफरेंट। असाधारण लोग वो होते हैं जो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। क्लियर? इस तरह से आप हमेशा उसको लेकर के, और इसमें कोई चीज आप लोग पूछना चाहें, जैसे तमिल संगम, ये है बुकलेट कि नहीं आप लोगों के पास? कोई और इसमें जिस पे आप लोग जानना चाहते हो कुछ भी? हाँ, ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक रहेगा अगर किसी ने उठा दिया तो। आपको राय वही रखनी है जो सुधांशु त्रिवेदी रखते हैं बीजेपी के, उनके डिबेट सुनिए जब तक आपका इंटरव्यू है। सुधांशु त्रिवेदी, ही इज द मोस्ट लर्नड पर्सन ऑफ द प्रेजेंट पार्लियामेंटेरियंस। भारत के सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो सुधांशु त्रिवेदी है, मोस्ट लर्नड। कोई नहीं चाहता कि सुधांशु त्रिवेदी से सामना हो जाए, नोबडी वांट, कोई नहीं चाहता।
और उनकी लाइन का मतलब सरकार की लाइन, बहुत लर्नेड पर्सन है, तो उनको थोड़ा फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ आपको उसी टाइप के स्कॉलर्स मिलेंगे। और उस स्टैंड पे अगर तुम टिक भी गए ना तो तुम्हारा भला होने वाला है। जो सुधांशु त्रिवेदी का, एक तो वो बहुत एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को देते हैं। जैसे भगवान शिव की मूर्ति कहाँ लगी हुई है? सरण में। वेरी नाइस, यू हैव कैप्चर्ड इट। तो नटराज की मूर्ति लगी हुई है। बहुत अच्छी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला, और वहाँ सिंगल डायटी लॉर्ड बुद्धा। चंगेज खां के मकबरे के सामने किसका है? त्रिशूल और डमरू का चित्र है। किसको ईष्ट मानते हैं? तंद्रिन को। तंद्रिन का कौन ईष्ट है? शिव। और कहते हैं कि मंगोल मुसलमान होते हैं। समझ में बात आ रही है ना? तो आपको जो ये बार बार योगी कहते हैं कि सनातन धर्म, सनातन धर्म। सरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं बसंत पंचमी को, तो सरस्वती की पूजा क्या केवल भारत में होती है? हिंगलाज की बहुत बड़ी स्टेचू है कहाँ पे? बलूचिस्तान में। बलूचों की कौन है? ये कुल देवी हैं। पूरब में कहाँ है? होक्काइडो द्वीप में, जापान में। इन्हें जयंती देवी बोला जाता है, बहुत बड़ा स्टेचू है वहाँ। फिर कहाँ है? लॉस वेगास अमेरिका में। वहाँ पे सरस्वती की मूर्ति है और 3 बच्चे उनकी गोद में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण में कन्याकुमारी। किसका विस्तार है? सरस्वती का। ऐसा आंसर अगर आपकी तरफ से चला गया तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स। किसी को पता नहीं है। क्यों? वही तो पढ़ रहे हैं घिसा पिटा ना सब। कोई R&D कर ही नहीं रहा है। हमको तो जो लिख दिया गया वही तो हम पढ़ रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हमारे पास आते हैं, सर ये इस बुक में ये लिखा, आप ये पढ़ाए हैं। हमके वो बुक तुम्हारी सरकारी है कि प्राइवेट? अरे सर वो पता नहीं कौन एक सी बुकलेट टाइप है। हमके लोक सेवा आयोग में दे सकते हो प्रमाण के रूप में? नहीं सर, हमके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सरकारी सेवा में जाना है तो प्रमाण क्या देना है? सरकारी। ठीक है। तो सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं चल रहा है, इंटरव्यू नहीं हुआ है, तब तक इन तीनों को आप बहुत थारोली स्टडी करिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे डिबेट्स होते हैं, वहाँ सारे IAS IPS बैठते हैं। ठीक है। तो तुमको वो प्रशासनिक अधिकारी का व्यू मिल जाएगा। तुमको एक बच्चे से टकराना नहीं है, तुमको अब लर्नेड पर्सन से। देखो टीना डाबी जिस लड़के के साथ लिखती थी, उस लड़के का नाम था मुनीष दत्ता। उसकी रैंक आई 697, 697। उसने उसको लिखना सिखाया कि ऐसे कनेक्ट करते हैं सब एक दूसरे से। वो आया 697 नंबर पर, और ये एकदम फ्री माइंड गई, वही उतार दिया जो उसने सीखा था 100%। इंटरव्यू में गई एकदम बिंदास, जिस बात पे नहीं सॉरी सर, अभी यंग है, सॉरी सर लीजिए, 3-4 सॉरी सर। उनको लगा यहाँ तक आ गई, यही बहुत है, फर्स्ट रैंक। और जब दे के निकली तो कहीं नहीं होगा, और जब टॉप कर गई जानते थे होगा। पहले किसको छोड़ा? जिसने बनाया, मुनीष दत्ता को। किसके साथ गई? आमिर अतहर खान को। उसको छोड़ा, फिर किसके साथ गई? प्रदीप गवाड़े। कितने साल बढ़े? 15 साल। 15 साल सीनियर IAS के साथ गई। क्यों? टू टेकिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम देम। कुछ लेगी ही ना उनसे। जो अनुभव उसे 15 साल बाद मिलता, सी इज गवर्निंग राइट टुडे। और शादी ही करते क्या बन गई? DM ऑफ जैसलमेर। क्लियर? यह है यूटिलिटी। अपनी उपयोगिता बढ़ाइए आप। प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बड़ी विशेषता है वो ग्रहण कहाँ से करता है। ठीक है। तो आपके रिसोर्सेज बहुत सर्टिफाइड होने चाहिए, प्रमाणिक होने चाहिए, जिससे सामने वाले को उत्तर देने के बाद रिसोर्स बताने में आपको ये संकोच ना हो। तो भारत जोड़ो यात्रा में आप हमेशा BJP के ही पक्ष को रखिएगा। भारत जोड़ो यात्रा में पूछा जाएगा कि ऐसी यात्रा क्या इतिहास में कभी हुई है? सबसे बड़े नेता इतिहास के कौन हैं? वेरी नाइस। और गांधी जी के गुरु
उन्होंने क्या सुझाव दिया था? पूरा डे होगा, जी बेटा। एक्सपीरियंसेस लो। हाँ, जब आप आइए तो हम बंद करके और IAS के 2.5 महीने का बेसिक कोर्स करने के बाद क्या किया जाता है? क्लियर? तो ये प्रशासनिक एक्टिविटी है। वो केवल भारत जोड़ो से प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि क्या ऐसी कोई प्रशासनिक व्यवस्था भी है। क्लियर? तो बताइएगा सर, फाउंडेशन कोर्स के बाद एक बार भारत दर्शन सारे प्रशासनिक अधिकारियों को कराए जाते हैं। PCS में है, उत्तर प्रदेश का आपको भेजा जाता है, भारत दर्शन के लिए नहीं भेजा जाता है। हाँ हाँ, यूपी दर्शन होता है। यूपी दर्शन तो ऐसे भी आप कर लेंगे, इतना ट्रांसफ़र आपका मारेंगे अगर ईमानदारी थोड़ी सी आपने दिखाई तो यूपी पहले कराते थे। यूपी दर्शन का मतलब था कि जब उत्तराखंड था तो आप बदतमीजी करते थे तो कहते थे पौड़ी गढ़वाल भेज दूंगा तो आप कांपने लगते थे। पौड़ी गढ़वाल का मतलब है पता नहीं कब केदारनाथ अपने आप को दोहरा दें ठीक है, तो आपको खतरों से डराया जाता है, और जबकि प्रशासनिक अधिकारी खतरों से जूझता है। आप डरपोक अधिकारी नहीं, ताकतवर अधिकारी बनिएगा, मेरी यही शुभकामना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि प्रशासनिक स्तर पर भी ये भारत यात्रा होती है, सिर्फ इसलिए कि हम जिस लैंड को देख लेते हैं उसके प्रति हमारी ममता बढ़ जाती है। ठीक है, और उसे हम एकमात्र देश है जिसे मदरलैंड बोलते हैं। अमेरिका ना तो माँ है ना पापा है, न्यूट्रल कंट्री है। विश्व के किसी भी देश में मदरलैंड नहीं है। ठीक है, और एक महिलाओं का सम्मान बहुत करिएगा। अगर महिला बोर्ड में है कोई, तो महिलाएं चाहेंगी तो किस्मत बदल जाएगी आपकी, ये भी कंफर्म जान लो। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैविंग बिहाइंड अ ब्यूटीफुल वीमन। ठीक है ना? तो हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत है। मैं थोड़ा इसमें संशोधन कर दूं कि यह औरतों के पिछड़ेपन का प्रतीक है। वो पीछे नहीं, वो बराबर होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड हुए, छोरा लावे या छोरी। ठीक है, और किसी भी समाज के उत्थान का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति द्वारा दिखाया जाता है। हमारा व्यवहार कैसा महिलाओं के प्रति है, वही हमारे मानसिक लेवल को सिद्ध करता है। और ये किसने कहा है? नो नो एस नहीं बेटा, हाँ नेहरू जी दोहराए होंगे, विवेकानंद। अभी हमारी आपकी कुछ और इंटरेक्शंस होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनसे पहली बार जो टकराई थी वो एक लड़की थी जिसका नाम था निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन अमेरिका गई हुई थी। और विवेकानंद जब 1893 में वहाँ शिकागो शिखर सम्मेलन में, 1793 क्या है 1893 में जब जाते हैं वहाँ शिकागो में, तो वहाँ क्या करते हैं, इनका पासपोर्ट चोरी हो जाता है। और जब पासपोर्ट चोरी होता है, चूँकि गुलाम देश के नागरिक थे, दिल्ली पर कब्जा कब किया है अंग्रेजों ने? 1803 में। 1893 में ये जाते हैं कहाँ? शिकागो में, धर्म संसद को संबोधित करने। 1857 में हमने क्या किया है? एक क्रांति किया है अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की। 1858 में रूल ऑफ क्राउन स्टार्ट होता है। 1861 में हम सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन आते हैं। 1892 में पहला चार्टर अधिनियम भारत में पास हुआ था, जो संसद ने पास किया था। तो जब पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान हमने कर दिया, तो उसके एक साल बाद एक व्यक्ति गया अमेरिका में, क्या करने के लिए? धर्म संसद को संबोधित करने के लिए। तो कोई भी सफल व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे नीचे वाला व्यक्ति हमसे ऊपर जाए। इसलिए विवेकानंद को भी गुलाम की स्थिति का आभास कराने के लिए उनका पासपोर्ट गायब कर दिया गया। और जब गायब कर दिया गया, तो ये जाकर के एक ऊंचे से टीले पर, तब ना मोबाइल का आविष्कार हुआ था, ना इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, ना MMS का, ना SMS का, किसी चीज का नहीं। लेकिन एक ऊंचे से टीले पे जाकर के ही वॉज शाउटिंग, ही वॉज स्टार्टेड टू शाउटिंग, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब चिल्लाना शुरू कर दिया, तो एक लड़की आई, देखी यार स्मार्ट सा 30 साल का लड़का यहाँ जोर जोर से काहे चिल्ला रहा है। तो वो गई उनके पास, वाई यू आर शाउटिंग हियर, वाई यू आर नॉट शाउटिंग इनसाइड द धर्म संसद। तो कहा कि सर हम वहीं बोलने के लिए आए थे मैडम, लेकिन हमारा पासपोर्ट गायब कर दिया गया।
तो उसने कहा आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाया उसने। फिर इनकी एंट्री हुई, सबसे पीछे बैठाए गए, और जब सबसे पीछे बैठाए गए तो इनको सबसे कठिन सब्जेक्ट दिया गया, जीरो, जिस पे किसी ने आज तक नहीं बोला था। और पहली बार अंग्रेजी को इन्होंने सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। फर्स्ट टाइम ही यूज्ड डियर बिफोर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। डियर शब्द का पहली बार सिस्टर और ब्रदर्स के साथ प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन? विवेकानंद। नहीं तो कमांडियर, ये ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी। एक गुलाम देश के व्यक्ति ने किसी पढ़ी लिखी सभ्यता के मूर्धन्य देश में जाकर के उसी की भाषा में पहली बार औरतों के प्रति सम्मान को दर्शाया था। ठीक बेटा, इसलिए महिलाओं के प्रति सम्मान हमेशा आपके पुरुषत्व को नई ऊंचाइयां देता है, और महिलाओं के प्रति अपमान सदैव आपको समाज में सबसे निचले स्थान पर लेकर के जाता है। ठीक, तो जीवन में इनके प्रति आभारी रहिए, चाहे माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, जिस भी रूप में ये मिलती हैं अद्वितीय होती हैं, कमाल होती हैं। और इसी सेंस में आपको रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यू बोर्ड में। अगर कोई महिला मिल गई तो कमाल कर देगी आपके साथ। ठीक है, तो पुरुष होने के साथ महिला के प्रति इतनी हमदर्दी नहीं दिखानी है, रियलिटी बतानी है, क्योंकि हम जितना भी बोले इनके बारे में कम है। हम तो कहते हैं कि पृथ्वी पर महिलाओं को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, और ये बात मदर टेरेसा ने कहा था। मदर टेरेसा ने कहा था कि ईश्वर पता नहीं कहाँ है, अगर होगा तो माँ के ही रूप में होगा। ठीक, इस तरह से आपको भावनात्मक ब्लैकमेलिंग करनी है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ठीक, तो महिलाओं का सबसे बेहतरीन मुद्दा है ओबीसी, एससी, एसटी, इनके बारे में आपसे पूछा जाए, हमेशा फेवर में बोलिए। ठीक, क्यों? क्योंकि इन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। और गांधी जी का जंतर मंतर क्या कहता है? हर निर्णय लेने से पहले देखो कि समाज के अंतिम व्यक्ति पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आपका इंटरव्यू कहाँ से गवर्न हो रहा है? एनसीईआरटी से। क्लियर? जिसे हम देख देख करके उठते बैठते रहे हैं लेकिन याद नहीं कर पाए हैं, उसी का अभ्यास लाना है हमको अपने अंदर। ठीक, तो भारत जोड़ो यात्रा में गांधी जी को बोला गया था कि बिल्कुल मत बोलना, समझना। तो गांधी जी ने अपने वस्त्र कहां त्याग दिए? है ना बढ़िया प्रश्न। सोचो, भारत जोड़ो से इतने इतने फैक्ट निकल रहे हैं। ये तुम्हारे प्रीलिम्स में भी कभी काम आएंगे अगर तुम यूपीएससी देना चाहोगे तो। यूपीएससी में पूछा ही गया है कि गांधी जी ने अपने पहले वस्त्र कहाँ छोड़े थे? तमिलनाडु में, वाइकोम सत्याग्रह के दौरान। क्यों? क्यों बेटा? इसलिए कि जब ये टाई कोट चश्मा पहन के जा रहे थे तो ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात कर रहे थे। और एक अंग्रेज जो अपना खेत जोत रहा था, किसान अपना खेत जोत रहा था, तो उससे पूछ रहे थे कि वाई वाइकोम सत्याग्रह इज मूविंग ओवर देयर। वो सांप्रदायिक तनाव था हिंदू मुसलमानों के बीच में, केरल में चल रहा था। तो ये भारत यात्रा पे निकले थे, तो उससे पूछना चाहते थे कि प्रॉब्लम क्या है। उसको लगा कोई अंग्रेज है, लगान लेने आया है। वो अपना बैल और हल छोड़ के भाग गया। और जब भाग गया तो गांधी जी पूछे कि वाई जाओ स्केयर्ड विद मी, हमसे क्यों डर रहा है? कहा क्योंकि वो जान रहा है कि यू आर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप अंग्रेजों के अधिकारी हैं, लगान वसूल करने आए। उन्होंने कहा आज के बाद मैं भारतीयों की वेशभूषा को धारण करता हूँ, कोट पैंट और टाई को तिलांजलि देता हूँ, अपने ही हाथ से बुने गए वस्त्र पहनता हूँ। ठीक, तो दक्षिण भारत की यात्रा पर उन्हें यह सबक मिला था, जहाँ की देखो जैसी रीत वहाँ उठाओ ऐसी भीत। ये कहावत है, प्रूवर्ब्स। और प्रूवर्ब्स हमेशा क्या होते हैं? अनुभव से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में पहली बार भारतीयों के जैसा सोचना और रहना स्वीकार किया था। जनरल बॉग ब्रिटिश जर्मन इतिहासकार था, वो गांधी जी के साथ रहना चाहता था। वो कहा हम रहेंगे आपके साथ, और वही चटनी वटनी उसको खिलाया गया, उल्टी कर देता था, कहा हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। तो गांधी की आलोचना करना और गांधी जैसा बनने में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पूना पैक्ट होगा ना गांधी और अंबेडकर के बीच,
और आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया है पूना पैक्ट पे किसके हस्ताक्षर नहीं हैं? क्यों? क्योंकि गांधी जी तो जेल में थे, यारवदा जेल में। अंबेडकर तो समझौता करके आए थे कि हमें 74 सीट रिजर्व मिल रही है, 74 सीट्स। आई एम गेटिंग द रिजर्वेशन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमें ब्रिटिश संसद 74 सीट रिजर्व दे रही है, सॉरी 71, 71 सीट, 71 सीटें हमको रिजर्व मिल रही है। तो गांधी ने और चर्चिल ने इनको बुलाया, कहा एक बात करना, तुम उस देशद्रोही फकीर से मत मिलना, उससे जो नजरें मिलाता है उसी का हो जाता है। इसलिए अंबेडकर जी गांधी को क्या कहते थे? धूर्त। वो कहते थे मैं इसको महात्मा मानता ही नहीं हूं, ये हमेशा षड्यंत्र करता रहता है। तो गांधी जी ने कहा कि यार बता तो सकते हो प्रॉब्लम क्या है। तो राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, ये सब टहल, मालवीय, ये सब टहल रहे थे। अब ये बैठ गए, 16 अगस्त को लौटते हैं, बैठ जाते हैं 1932 को धरने पर कि आजीवन हंगर करूंगा अगर अंबेडकर ने हमसे बात नहीं की तो। अंबेडकर कहे अभी गांधी मर जाए मैं वार्ता करने जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। बाद में राजेंद्र प्रसाद वगैरह सब प्रयास करते हैं, तो प्रयास करके पूछा जाता है अंबेडकर से कम आप अपने थॉट्स तो रखिए, ये देश आपका है, आप ही शासन चलाइए। विभाजन करके हम देश कब तक चला पाएंगे? और क्या विभाजन हमारी समस्या का समाधान है? क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में बना धर्म के नाम पर, लेकिन फिर उसके 2 टुकड़े क्यों हो गए? क्योंकि धर्म किसी की व्यक्तित्व में एकता लाने के लिए जरूरी नहीं है। अगर एकता के लिए धर्म, जाति, परिवार जिम्मेदार होता तो एक ही माँ से जन्म लेने वाले बच्चे अलग अलग क्यों होते? संभव ही नहीं है। तो जब इनके सामने ये प्रपोजल रखा गया तो इन्होंने क्या कहा मुझे 71 सीट रिजर्व के लिए रिजर्वेशन में मिली है और इसको मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। गांधी जी ने कहा पागल हो गया है अंबेडकर, उससे बोलो कि 71 मल्टीप्लाई बाई 2 + 5 सीटें देता हूं उसको, 147 सीटें रिजर्व देता हूं। 62% रिजर्वेशन है, 80% रिजर्वेशन देता हूं उसको। उससे कहो ये देश उसका है, अंग्रेजों के सामने भीख मांगना बंद करे, अपना निर्णय अपने आप ले, उसको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अंबेडकर साहब ने क्या किया? देखा कि ये फायदे का सौदा है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। और गांधी के इस प्रपोजल का ही दूसरा नाम क्या हो गया? पूना पैक्ट। ठीक है। और इसके साथ यह देश एक सूत्र में बंध पाया। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से देश गुजरा है। जब हम चुनौतियों से परिचित होंगे तो समाधान हम आसानी से दे पाएंगे। ठीक है ना? तो भारत यात्रा बहुत अच्छी है सर, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल है। ठीक, इसमें आपका बीजेपी। और कोई? पठान मूवी भी है, बायकॉट गैंग भी है। आप लोगों में से कौन है जो फिल्म नहीं देखना पसंद करता? पसंद तो ज़्यादातर लोग करते हैं। कौन ऐसा है जिसे फिल्म देख के एलर्जी होने लगती, खुजली होने लगती पूरी बॉडी में? कोई नहीं? तब आप सब अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होंगे, क्योंकि कुछ लोग का फिल्म के नाम ले लो ना तो उनका संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। पता चला आप डायरेक्टर बन गए, डिप्टी डायरेक्टर बन गए सूचना प्रसारण मंत्रालय के, हीरोइन का जन्म होने से पहले हत्या हो जाएगी, क्योंकि आप बजट ही नहीं पास करेंगे। आपकी कलम से पूरे तहसील में फंड ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, बगैर आपके काउंटर सिग्नेचर के कुछ होने हवाने वाला नहीं है। बहुत बड़े पद पर जाने वाले हैं, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में जाके मत बोल देना कि मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस है इसलिए जाना चाहता हूँ। पद के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, वही प्रशासनिक अधिकारी अच्छा होता है। क्लियर? प्रतिष्ठा के लिए नहीं जा रहे हैं सर, सेवा, सेवा परमो धर्म। ठीक। अब पूछे कैसे सेवा? सर जो शासन के निर्देश होंगे लागू करेंगे, बात खत्म। लागू करना ही सेवा है। क्लियर? हम हैं ही प्रशासनिक अधिकारी जैसे। ओके,
इसका बता दो, ज्ञान वापी मुद्दा है, क्या राय देना चाहोगे? वेरी नाइस, ये तो हाँ रटा रटा है, ठीक है। पठान का विरोध करोगे? क्यों बेटा? किसी एक मतलब बस किसी एक एस्पेक्ट को देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता ना। अगर आप मूवी को देखते हैं तो आप उसकी मतलब भाव पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि मैं पठान मूवी को एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ की तह पे ना जाएं उस पर आप टिप्पणी ना करें। सिर्फ एक कलर ही डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ There is censor board and it has given the certificate to the movie. So why we are giving our own opinions about that? जनता है, सब जानती है। They are much more educated than us. आपको वही भाषा बोलनी है जो योगी और मोदी ने बोली है। हर किसी को नेता बनने की जरूरत, ये कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है, रोजगार क्रिएट करते हैं, इसलिए इसका विरोध हमको लगता है देश हित में। क्लियर? शेष बॉडीज हैं वो मॉनिटर कर रही हैं और उनके हाथ में राष्ट्र सुरक्षित है। क्लियर? इस तरह का आंसर होना चाहिए, एक लाइन 2 लाइन में। बहुत लंबा बोलोगे ना तो लगेगा कि ये नेता बनेगा, एक लाइन में बोलोगे तो लगेगा ये क्विक डिसीजन लेगा। ठीक? और कोई? सर अडानी वाला, हाँ बेटा, ये बढ़िया प्रश्न है। अडानी वाले क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए अडानी को? सर उस पर तो सुप्रीम कोर्ट जैसे जांच की कमेटी गठित करने के बोल रही थी। देखो बेटा, तुम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो ना? डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो? हमारे फूफा जी मंगला प्रसाद सिंह एसडीएम थे सुल्तानपुर गौरीगंज ब्लॉक में। अब गौरीगंज एक अलग हो गया है जिला। हाँ, तो गौरीगंज ही मुख्यालय है अमेठी का। तो गौरीगंज में वो एसडीएम थे और यहीं तेलियरगंज में उनका बहुत बड़ा मकान है मंगला सिंह का। उनके दोनों बच्चे अमेरिका में शिफ्ट हैं। वो जो है अनुराग श्रीवास्तव वहाँ का डीएम बन करके आया, तो उनसे यही प्रश्न पूछा गया। वो जा कर के बता दिए कि साहब मैं तेलियरगंज में अपना मकान बना लिया हूँ, ज़िले में मैं बहुत कम रहता हूँ और मेरे खिलाफ शिकायतें आएंगी तो मैं खुद आपसे बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। कहा मुझे क्यों बता रहे हो? कहा इसलिए कि जो एक्शन लेना हो अभी ले लीजिए, मैं प्रमोटी पीसीएस हूँ, इससे ज़्यादा मेरा प्रमोशन हो नहीं सकता और इससे पहले कि आप मुझे बाद में बर्खास्त करें मैं पहले में हो जाऊं। तो कहे मुझे क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे बाहर रहने से? कहा सर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन मैं दूंगा आपको। जो कलेक्ट करे वही तो है कलेक्टर, समझ गए? You are being appointed as a deputy collector to collecting the money from the lands. रेवेन्यू वसूलने जा रहे हो वहां। तुम्हारे अंदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल आने वाला है। You are not going to act as a magistrate. वो सब पावर छीन गया है सब, उस लेवल पे अब रहा नहीं जिस लेवल पे आप समझ रहे हो। अब क्या है? कलेक्टर, कलेक्ट करो मैक्सिमम मनी। मनी से क्या होता है? सरकार चलती है। मुगल प्रशासन क्यों कोलैप्स कर गया? सरदेश चौथमुखी, जो पैसा मुगलों को जाता था वो मराठों को जाने लगा। अटैक्स ऑफ फॉरेनर्स, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, ब्रिटिशर्स सब चारों तरफ से अटैक कर रहे थे और युद्ध के लिए क्या चाहिए? पैसा। रूस यूक्रेन को धुआंधार ठोक रहा है, किसके दम पर? भारत के दम पर। क्यों? हम तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है भारत को कैसे डांटें, क्योंकि जैसे ही डांटेगा हम अमेरिका से खरीदना छोड़ देंगे तो कौन कंगाल हो जाएगा? अमेरिका। आज हमारी आबादी हमारी ताकत है। हमने तुझको चाहा, यह है मेरी मेहरबानी। आज भारत जिसके साथ चाहे आई लव यू कर सकता है, आई हेट यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज वो एक पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है और मोस्ट यूथ पॉपुलेशन इज लिविंग इन इंडिया, दोज हु आर ड्रीमिंग मच, जिनके सपने बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो ये युवा देश ही भारत को संभालेगा। ठीक है? तो रेवेन्यू कलेक्शन के खिलाफ कोई ओपिनियन मत देना।
समझा पाया मैंने? उस पर पॉलिटिकल आंसर्स नहीं आने चाहिए। डिप्टी कलेक्टर बनना है ना, तो रेवेन्यू पक्ष को हमेशा मजबूत रखना अपने, और राजनीतिक आंसर मत देना कि हमारे पापा बड़े अच्छे हैं इसलिए मैं ये बनवा। पापा वापा कुछ नहीं, और तुम जितनी ईमानदारी से काम करोगे, अभी से हमको पता है, कुछ नहीं करोगे, सब बकवास करने ही नहीं पाओगे। अशोक खेमका को पता है ना, आईएएस थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आगे उनके लिख दिया गया था इंडियन आंसू सर्विसेज। 15 दिन में उनके 20 बार ट्रांसफर हो गए। ईमानदारी हमेशा कीमत मांगती है, और ईमानदारी से रहोगे तो पता चल जाएगा कितना कमाओगे और कितना स्टेटस मेंटेन करोगे। क्लियर? और कुछ हो? बस कलेजियम विवाद तो सर बहुत अच्छा बताएंगे, क्वालिटी आपका है। तो कलेजियम विवाद में बस इतना है कि सब जगह सुधार है तो न्यायालय में क्यों नहीं, ये सरकार का पक्ष है, तो हमारा आपका भी रहना चाहिए। ठीक, सरकार कह रही है, पहले ये होता था कि न्यायालय इतना उग्र हो गया था, उसको लगता था कि पेट्रोल से गाड़ी चलती ही नहीं, न्यायालय से चलती है। डीएम मान लो बुलंदशहर आप हो गए, कभी प्रयागराज के आप डीएम थे, अब बुलंदशहर मतलब लगभग दिल्ली। अब डीएम को सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि पूछना है कि ये सिग्नेचर आपके हैं कि दूसरे के हैं। इसीलिए नेता जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है इस देश में। करता क्या है, जैसे आपने राजा भैया का नाम सुना होगा, यही प्रतापगढ़ के हैं आपके, बहुत खतरनाक टाइप नेता हैं। और ये क्यों इतने शक्तिशाली हैं, बाहुबली का तमगा इनको क्यों मिला हुआ है? ऐसा कहा जाता है कि जसबीर सिंह आईपीएस होकर के एक बार प्रतापगढ़ में आया, दोबारा फिर मायावती आई तो फिर इन्होंने बुलाया कि जाओगे प्रतापगढ़, कहा किसी जन्म में नहीं जाऊंगा। एक बार चला गया, मेरा होश ठिकाने आ गया, मेरे ऊपर 250 फर्जी मुकदमे हैं, अब मेरा ट्रांसफर बुलंदशहर में हुआ है या मैं डेपुटेशन पर सेंटर को चला जाऊंगा, तब ये केस चलेंगे और मुझे दिल्ली से आना पड़ेगा सिर्फ फर्जी केसेज में गवाही देने के लिए। ये सबसे बड़ी ताकत है नेताओं की, जो आपको बांध करके रख देती है। आपको लगता है सिर्फ आप मुकदमा कर सकते हो, आप पे नहीं होगा, स्टेट के खिलाफ भी मुकदमा होता है। इसीलिए भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, वकीलों के लिए स्वर्ग, हेवन फॉर द प्लीडर्स। ठीक है, इस तरह से चलिएगा। चूंकि अभी आप जब रंग रूट के रूप में आपका सिलेक्शन होगा तो पहले आपको भेजा जाएगा किसी बड़े नेता का अवैध कब्जा छुड़वाने के लिए, और जब आप कब्जा छुड़वा के सीना तान के आइएगा तो डीएम के ऑफिस में वो नेता बैठा मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि संवैधानिक अधिकार और व्यवहारिक अधिकार में कितना अंतर होता है। जिसको हम गाली दे के आए हैं उसे सैल्यूट करना पड़ेगा और सॉरी बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? शैलेंद्र सिंह। मुख्तार अंसारी पे टाडा लगाए थे और उसकी कीमत इतनी बुरी तरह से अदा करनी पड़ी कि 17 साल तक सेवा से बाहर रहे। परिवार को कई बार मारने का भयंकर अटेम्प्ट हुआ, उन पर जानलेवा हमले हुए, और यह कहते कहते शैलेंद्र सिंह भबक कर रो पड़ते हैं कि मैं एज ए डिप्टी एसपी पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने अधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन मुझे पनिशमेंट मिला रिवार्ड के स्थान पर। आज वो डीआईजी के पद पर होते। ठीक है, तो नेताओं से जब टकराइएगा ना तो थोड़ा व्यवहारिकता भी याद रखिएगा। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक, तो आपको भेजा जाएगा ऐसे ऐसे मिशंस पे। क्या भैया पूछे थे आप? अडानी विवाद ना? अडानी विवाद में आपको सिर्फ बोलना है कि अडानी विवाद से किसको फायदा है। अगर अडानी के बढ़ने से भारत का शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो इसमें पूरे विश्व का पैसा लग रहा है ना। अगर इनका शेयर गिरेगा तो किसका नुकसान होगा? ऑफ कोर्स इट इज मैनिपुलेटेड बाय चाइना एंड अमेरिका। क्योंकि शेयर मार्केट का एक डायलॉग है कि इसमें इतना पैसा है कि पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। पूरे देश की एक एक नागरिक के खाते में 50-50 करोड़ रुपए आ सकते हैं। ये ताकत सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में है, वो है शेयर मार्केट में। पूरे विश्व का पैसा खींच सकता है
क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट पर चलता है, और उसकी क्रेडिट की किसने ऐसी तैसी कर दी? जिनको इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता है, जयचंदों ने। जितने विरोध कर रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट इज अडानी। उनको पता भी नहीं है, इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता है। अडानी के नुकसान होने पर जब उसकी मैच्योरिटी का लेवल अगले 3 साल के बाद आने वाला है, तो वो कहां से आज निकाल करके पैसा दे देगा? बदतमीजी वाली बात करते हो। ये विपक्ष की टैगलाइन है, सिर्फ इसलिए कि इनके पास मुद्दा नहीं है, किसी को बदनाम करने के लिए उल जलूल के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए मुंह के बल गिरते हैं। आपको सरकार की लाइन पर खड़े रहना है। सरकार टस से मस नहीं हुई और इसने रीगेन किया। ठीक है, तो आप बताइए सर, मुझे लगता है इसमें विदेशी हित ज़्यादा सर्व हो रहे हैं और भारतीयों का नुकसान हर भारतीय का नुकसान माना जाना चाहिए। क्लियर? अडानी विवाद पे पार्टी लाइन पे चलिएगा, क्योंकि वही सरकार में है। हाँ, विपक्ष भी अगर सरकार में होती तो भी अडानी की तरफ से ही बोल रही होती, क्योंकि नेशन फर्स्ट है ना। इसीलिए अडानी चाहे जिसकी सरकार हो, टेंडर उसी को मिलता है। मुंद्रा पोर्ट किसके कार्यकाल में मिला है? कांग्रेस के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में। और मुंद्रा पोर्ट उनके उछाल का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, इस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़िए। एकदम रेवेन्यू पर आपकी कड़ी नज़र, चूंकि आपका जो सबसे बड़ा पोस्ट है ना, वो है रेवेन्यू कलेक्टर की। और रेवेन्यू कलेक्टर देखता है कि कहाँ से हम पैसा खींच सकते हैं। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रीजनल हो सकता है, पर्यटन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और इस पर कोई डिस्प्यूट हो, ताजमहल को कह दिया जाए तेजो महल है कि नहीं, मुझे लगता है सर ये इंटरनेशनल वो है और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का स्रोत है, तो इसे डिस्प्यूट से दूर रखा जाए तो अच्छा होगा। फिर न्यायालय जो चाहे सो करे, आपको अपना पक्ष रख देना है रेवेन्यू वाला। ठीक, क्योंकि रोजगार सृजन करता है, विकास करता है, तो हम क्यों फालतू चीज़ें उठाएंगे। और अभी देखो वहाँ पे लुल्लू माल का विरोध हुआ था, इसके भी मुद्दे उठ सकते हैं। लुल्लू माल में जाकर के नमाज पढ़ने या रामायण पढ़ने का क्या मतलब है? तो आप कहो कॉमर्शियल चीज़ों को दूर रखो, नहीं तो देश का विकास खंडहर में चला जाएगा। व्यवसाय नहीं चलेगा तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार को चाहिए पैसा, और पैसा आता है व्यवसाय से। जीएसटी बंद, डिपार्टमेंट बंद। जीएसटी डिपार्टमेंट का पूरा वो नेटवर्क किसने बनाया है? इन्फोसिस ने, नारायण मूर्ति एक व्यक्ति ने। और उसके लिए भारत सरकार ने उनको कितना पेमेंट किया है? 1337 करोड़। 1337 करोड़ सिर्फ एक साइट बनाने का मिल गया। एक प्राइवेट व्यक्ति पूरी सरकारी संस्था चला रहा है, पूरा जीएसटी और आयकर डिपार्टमेंट उसी पे चल रहा है। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब कि रेवेन्यू बहुत मैटर करता है बेटा लोग। तो रेवेन्यू के मैटर पे एकदम जागृत रहिएगा कि इससे कहीं हमारी राय इधर उधर तो नहीं जा रही है। इस पे खूब हैमरिंग करिएगा। और अपने आप को जब तक इंटरव्यू हो नहीं जाता है तब तक डिप्टी कलेक्टर मान करके ही इंटरव्यू देना। अगर डिप्टी एसपी बनना चाहते हो तो उसके इधर उधर मत सोचना, हमेशा अपना तुम्हारे रिवॉल्वर में गोली लोड रहनी चाहिए। चलाओ भले मत, लेकिन निकाल के बार बार कहो सर साफ कर रहे थे इसमें जंग ना लग जाए। तुम्हारे थोड़ा उत्तेजित होने वाले प्रवचन हो, इसका मतलब दरोगा और डिप्टी एसपी में थोड़ा सा अंतर होता है। दरोगा हमेशा गाली देता है, गाली खाता है। डिप्टी एसपी दरोगा को ही गाली देता है बस, क्योंकि उसको एसपी कभी कभी दे देता है। इस तरीके से, इस अंदाज में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी बुकलेट में हमको लगता है सारे सेंसिटिव मुद्दे हो गए हैं, और कुछ तो बचा नहीं। जिस पे आपको कॉन्सेप्ट लेना हो वो हमसे पूछ लीजिए। हाँ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी राय बताइए कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है क्या, व्हाट इज इट। गुजरात दंगे पे है, मोदी को बदनाम किया गया है। क्लियर? जिस केस में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार नहीं 100 टाइम्स क्लीन चिट दे दी हो, उस पर फिर एक विदेशी संस्था भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कलंकित करना चाह रहा है, तो इसे हम क्या चाह रहे हैं? छटपटा कौन रहा है? चाइना। हमने किसको अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ दिया है? ब्रिटेन। समझदारी पैदा करो ना अपने फैक्ट से। हम 5T इकोनॉमी बनना चाहते हैं ना,
तो अभी और कौन कौन छूटने वाले हैं? तो षड्यंत्र नहीं होगा हमारे खिलाफ, सब सही ही बताया जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग ना? क्योंकि जब तुम अधिकारी बनोगे, लोक सेवा आयोग से 2015 में पेपर लीक हो गया था। आज तक IBN C1 ने न्यूज चला दिया कि पेपर लीक हो गया है, पेपर रद्द। लोक सेवा आयोग ने केवल फर्स्ट टाइम का पेपर कैंसिल किया, सेकंड टाइम का नहीं कैंसिल किया। क्यों? नो, रेवेन्यू कहीं कहीं चिंता भी मत किया करो क्योंकि जिस लाइन में केवल लगा होता है ना, वो गलत हो जाता है। बच के चलना है। कृष्ण जिससे मन करता था टकरा जाते थे, लेकिन एक राक्षस था जो किसी शस्त्र से मरता ही नहीं, कालयवन। अर्जुन किसको छेड़ रहा है? कालयवन, कृष्ण की बहन को, सुभद्रा को। यही तो गलती राम ने किया था, छेड़ दिया था सुपुंखा को। सुभद्रा को छेड़ रहा है, और अर्जुन जैसा महारथी उसका कुछ नहीं बाल बांका कर पा रहा है। और कृष्ण पहुंचे तो अर्जुन कहे, गुरुदेव अब क्या होगा? कहे, भागो, जहां जीतने की संभावना हो यहां युद्धस्थल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी नियति अब इसका पीछा कर रही है। ये मरेगा किसी की दृष्टि से। तो मुचकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे 150 साल से, उनके ऊपर झाड़ झंखाड़ जम गया था, उन्हीं के ऊपर ले जाकर के अपनी चादर डाल दिए। वो पहुंचा, लात से मारने लगा, उठ यहाँ सोया है कायर कहीं का। वो उठे, उसी को देखे वो भस्म हो गया। सबकी नियति बनी हुई है। जरासंध से 17 बार भगवान कृष्ण हार गए। यादवों को बचाने के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना किया समुद्र के नीचे। क्यों? क्योंकि जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी। ठीक, ये सब पौराणिक बातें हैं। इस पे हम लोग हो सकता है कि डाइवर्ट हो जाएं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। आप वैज्ञानिक होने का बड़ा दावा करते हैं। पूजा पाठ तो 5000 साल से इस देश में चल रहा है। मंगल के लिए जो चावल रंगे जाते हैं, लाल ही क्यों रंगे जाते हैं पिछले 5000 सालों से? शनि के लिए चावल ब्लैक ही क्यों रंगे जाते हैं पिछले 5000 सालों से? ऐसा कौन सा कलर वैज्ञानिकों ने अलग से खोज लिया जिसको वहां के ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सारे चित्र, सारे फिगर्स, जो ग्रहों का रंग उन्होंने फाइंड आउट किया, विज्ञान उसी को तो प्रमाणित कर रहा है। कौन सा कलर हमने चेंज कर दिया है? बिना देखे बता दिया इसी कलर का होगा मंगल, इसी कलर का होगा शनि। आज आप बता रहे हो ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? 5000 साल से पांचांग बता रहा है कि ऐसे ऐसे लगेगा। 1 मिनट सेकंड की देरी नहीं होती। एपरेटस केवल प्रूव ही तो कर रहे हैं आपको। और ये बात मैं नहीं कह रहा, APJ कलाम साहब कह रहे हैं, भारत के सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति। वो कह रहे हैं हमने ही अपने संविधान पर, अपनी किताबों पर रिसर्च करना छोड़ दिया है, अपने खिलाफ घृणा बोना शुरू कर दिया है। पहले मुसलमान थे जिनको उर्दू नहीं आती थी, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, और उनके मरने में एक भी कट्टर मुसलमान नहीं गया नमाज जनाजा में। भारत रत्न थे ना, वो भी तो अपने धर्म के लिए, जाति के लिए मर सकते थे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि उनका पहला गुरु ब्राह्मण था, सुब्रमण्यम अय्यर। उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया उसने। और जब वो पायलट की परीक्षा में फेल हो गए, बस 5 मिनट बस, पायलट की परीक्षा में जब फेल हो गए तो यहीं ऋषिकेश में आत्महत्या करने जा रहे थे। शिवानंद शास्त्री ने बचाया उनको, ले जाके भोजन कराया अपने आश्रम में। और भोजन कराने के बाद क्या कहा? कहा गुरुजी आप सब जानते हैं, बताइए मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बेटा तुम कहीं और हो, तुम्हारी तकदीर कहीं और है, तुम प्रयास करो, एक दिन इस देश के सर्वोच्च पद पर जाओगे। उन्हें क्या मालूम था कि ब्राह्मण द्वारा कहे गए ये वक्तव्य हमेशा सत्य साबित होंगे। पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने विमान उड़ाया और उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में उड़ाया। जाकर के MIK 29 में बैठे और पायलट से कहा नीचे उतर जाओ। कहा नहीं सर, हम आपके साथ उड़ेंगे। कहा तुम्हारी 22-23 साल की उम्र है, मर जाओगे, परिवार रोएगा।
कहा सर आपके साथ मरूंगा तो जिंदा हो जाऊंगा, मैं उतरूंगा नहीं, यहीं बैठा रहूंगा, लेकिन उड़ाने देना, रोकना मत। विमान उन्होंने उड़ाया और उड़ाने के बाद जब नीचे लैंड किया तो उसने कारण पूछा, सर इस उम्र में आप विमान क्यों उड़ाना चाहते थे? कहा ये मेरा पहला प्यार था और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए पीड़ा देता था मुझे। लेकिन ईश्वर का विधान देखो कि मुझे पायलट नहीं बनाया, पायलटों का नियोक्ता अधिकारी बनाया, कि मेरे सिग्नेचर से पायलट नियुक्त होते हैं। तो देने वाले तेरा हिसाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। ठीक है, तो कभी भी जीवन में एडवर्स कंडीशंस भी आपको आए तो उसे स्वीकार करिएगा। हो सके तो एक मूवी देखिएगा आप, रॉकेटरी, देखिएगा कि कितना बुरा बर्ताव हुआ है नाम्बी नारायण के साथ, लेकिन उस व्यक्ति ने देश के साथ अपने स्वाभिमान को कभी टकराने नहीं दिया। ठीक है, तो जितना हमसे बन पड़ा हमने आप सबको अपनी पूरी आत्मा से देने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पैटर्न पर, अपने कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा काम करेंगे। फैक्ट, उत्तर प्रदेश संविधान से रिलेटेड कम से कम गलत करेंगे। शेष अगर जहाँ सॉरी बोलना पड़ेगा तो ब्रह्मास्त्र ही है, और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।